पहली फ्लाइट थी जो हमारे ट्रूप्स ने बोर्ड करनी थी। अनफॉर्चुनेटली उसी फ्लाइट से मॉर्टल रिमेन्स आए लेफ्टिनेंट कर्नल महिपाल के। ही वाज फ्रॉम मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, महार रेजिमेंट के 4 सोल्जर्स के सर। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपके एक्सपीरियंसेस इतने दिलचस्प रहे हैं कि जॉन अब्राहम हैज शोन इंटरेस्ट एंड ही इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ मूवी। आपके ऊपर मूवी बन रहा है जिसका किरदार जॉन अब्राहम खुद बना रहे हैं। अब एक वॉर जोन में जा, जब वॉर शुरू हो गया था तो मेरे जवान एक ही चीज़ कहते थे, साहब ये तीर कमान वालों के हाथ में AK गलत आ गई है। yes. ये लायक नहीं है हथियारों के। दे जस्ट ओपन अ फायर, दी टैंक्स वर टेकन ओवर। ये SPLA से रिबेल फोर्सेस ने ले लिए थे। कि जब ये चार्ज करते हुए आए सारे तो उधर बौखलाहट आ गई कि क्या करें, और ये लिटरली ऑन फुट वापस रिट्रीट करें। जय हिंद एवरीवन, जैसे मुझे जानते होंगे मैं हूं कर्नल कौशल कश्यप और हमारे इस चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स में आप सबका स्वागत है। आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि आज एज ए होस्ट हम अपना पहला पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और हमारे बीच हमारे गेस्ट हैं मेजर समरतूर। इसमें मेजर समरतूर ने अपने एक्सपीरियंसेस यूनाइटेड नेशंस मिशन इन सूडान के बारे में बहुत ही दिलचस्प तरीके से बताया है। इनफैक्ट ये पॉडकास्ट इतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि हम और हमारी सारी एडिटिंग टीम इसको सुन करके हमें बहुत एक्साइटमेंट है ये आपके सामने प्रेजेंट करने का। और सिर्फ हम ही क्यों, इस स्टोरी के ऊपर तो इवन JA एंटरटेनमेंट और जॉन अब्राहम खुद एक मूवी शूट कर रहे हैं ऑन द बैटल ऑफ मलाकाल, जिसमें वो खुद मेजर समरतूर का रोल निभाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर एपिसोड 2 विद मेजर समरतूर। थैंक यू। जय हिंद, वेलकम बैक। और हमारे साथ है मेजर टूर, जिसके लिए मेजर समरतूर बहुत ज़्यादा फेमस है। वो है उनके एक्सपीरियंसेस इन यूनाइटेड नेशंस साउथ सूडान के अंदर। इनफैक्ट इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपके एक्सपीरियंसेस इतने दिलचस्प रहे हैं कि जॉन अब्राहम हैज शोन इंटरेस्ट एंड ही इज़ ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ मूवी। आपके ऊपर मूवी बन रहा है जिसका किरदार जॉन अब्राहम खुद बना रहे हैं। आई एम श्योर ही इज गोइंग टू वॉच दिस पॉडकास्ट। यस सर, डेफिनेटली विल। आई विल कॉल हिम एंड टेल हिम देखो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किस साल की बात कर रहे हैं और थोड़ा सा साउथ सूडान का कॉन्टेक्स्ट दे दीजिएगा सो दैट व्यूअर्स समझे एग्जैक्टली कि माहौल क्या होता था। सर बेसिकली साउथ सूडान सबसे यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है आज की तारीख 2011 में। ओके, इन द मंथ ऑफ जुलाई, अप्रैल या फिर जुलाई सर, ईदर ऑफ द 2 मंथ्स। तो ये 2011 में क्रिएट हुई थी सर, और इसकी क्रिएशन की जो बुनियाद है वो थी ऑन रिलीजियस लाइंस कि नॉर्थ सूडान का कैपिटल जो खार्तूम है दैट वाज मुस्लिम एंड साउथ सूडान इज क्रिश्चियन डोमिनेटेड। एंड इसके बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे बंटवारा हुआ था दोनों कंट्रीज़ का। तो साउथ सूडान केम इनटू क्रिएशन। एंड सबसे अद्भुत बात यह है सर कि नॉर्थ में सारी रिफाइनरीज रह गई और जो कच्चा तेल है, ऑयल रिजर्व्स, वो साउथ सूडान में आ गए। तो अब यहाँ पे क्या होता है सर, एरिया को लेके डोमिनेंस चलता है। अब यहाँ पे ट्राइब्स हैं सर, 6-7 ट्राइब हैं, पर सबसे डोमिनेटिंग 2 ट्राइब्स हैं सर। एक है दिनका और एक है नुअर ट्राइब। तो उस वक्त जो प्रेसिडेंट सल्वा कीर थे वो दिनका थे, जो मेजॉरिटी में थी पावर, जो गवर्नमेंट जिनकी, और जो वाइस प्रेसिडेंट थे रीक मशार, वो नुअर थे, नुअर ट्राइब के। तो ये बेसिकली एक हिस्ट्री रही है कि नुअर और दिनका के बीच अर्ली 90s में भी क्लैशेस हुए थे सर, जो एथनिक क्लैशेस होते हैं। और इनकी क्रिएशन में मिस्टर जॉन गरांग, डॉक्टर जॉन गरांग, इनका बहुत बड़ा हाथ है सर। बट अनफॉर्चुनेटली ही इज ऑल्सो सूडानीज। ही इज सूडानीज। ये खार्तूम में थे, नॉर्थ सूडान। पहले नॉर्थ सूडान जो था खार्तूम, वो एक पूरा कंट्री था सर, एक। तो डॉक्टर जॉन गरांग ने इसकी डिमांड रखी थी दैट बोथ द रिलीजन्स आर डिफरेंट कल्चरल वाइज, ट्रेडिशन वाइज, सो वी शुड हैव अ पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ द कंट्रीज। एंड सब कुछ हो गया सर, बट अनफॉर्चुनेटली वाइल फ्लाइंग बैक फ्रॉम, ही हैड गॉन टू युगांडा टू मीट वन ऑफ हिज वेरी क्लोज एडवाइजर एंड फ्रेंड फ्रॉम द युगांडन गवर्नमेंट। वापस आते टाइम सर इट वाज फाउंड आउट दैट हिज चॉपर क्रैश्ड। अब इस पे कंट्रोवर्सी ये आती है कि क्रैश साइट पे ब्लैक बॉक्स नहीं मिला, एंड इट इज सेड दैट CIA was involved in this chopper crash and assassination, and they reached the site, extracted the black box, and they flew out from there. And after that, when all the Ugandan forces reached there
दैट इज़ व्हेन लेटर ऑन दे रियलाइज दैट ऑब्वियसली सर वो टेल साइंस पता लग जाता है कि कोई उतरा था यहाँ पे, फुटस्टेप्स है या नहीं, बिकॉज नो बडी सर्वाइव द क्रैश। मैं ये खुलासा करना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट पे, हालांकि इट इज़ अ वेरी बिग क्लेम बट इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड। जो भी की पोजीशंस होती हैं यूएन में इन दीज पीस कीपिंग मिशंस, इनके जो सिविलियन ऑफिशियल्स होते हैं ऑल आर अमेरिकन्स, 90% आर अमेरिकन्स। वाई अमेरिकन्स? इन्हें स्टेट कोऑर्डिनेटर कहते हैं। तो वाई अमेरिकन्स? बिकॉज वहाँ पे लोकल रोड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आपका ब्रिजेस हो गए, आपके पोर्ट्स हो गए जो रिवर नाइल पे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, या कंस्ट्रक्शन के लिए जो क्रेन्स होती हैं, हैवी क्रेन्स जो मोबिलाइज होती हैं, व्हील्ड होती हैं, वो हो गया सर। फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, जो ये हार्ड टॉप रोड्स बनाने के जो प्रोजेक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सो ऑल दीज आर बीइंग मेटेड थ्रू दिस चैनल ऑफ दीज ऑफिस, बिकॉज वहाँ पे मैंने देखा है कि एनी वन कैन कम एट दैट पोजिशन एंड कैरी आउट द नॉर्मल पीस कीपिंग एफर्ट्स एंड एवरीथिंग, बट somehow I have found it very common and strange, very strangely common that all key positions are held by Americans. And जब मैं उनके साथ कई बार आर्ग्यू भी करता था कि why not other country people can come and manage, so they used to tell me only one thing, कहते where are the headquarters? I used to New York. कहते so who's funding and managing and running everything? Then I used to give a helpless smile. तो it is वही कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की तो हम पैसे दे रहे तो हम मालिक हो गए। बट दैट इज़ अ रॉन्ग वे ऑफ पुटिंग इट एट इंटरनेशनल फोरम। तो दैट इज हैपेंड विद मी, मेरे साथ ऐसे हुआ है ऑन अ कैजुअल ऑफ द रिकॉर्ड वाला बता रहा हूँ सर, कि जैसे इवनिंग्स में कई बार मिलते थे हम लोग फॉर सोशल गैदरिंग, तब ये कन्वर्सेशंस होती थी, तो हम तो क्वेश्चन करते थे, बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट जो ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंट्री है वो इंडिया है आज की तारीख में, जो सबसे ज़्यादा अपने सोल्जर्स, एक्टिव सोल्जर्स दे रही है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के, इन प्रॉपर स्पेशलिस्ट्स जो इंजीनियर्स प्लाटून के हो गए, है ना सर, मैकेनाइज्ड हो गए सर, इन्फेंट्री हो गए, डॉक्टर्स हो गए, है ना सर, आरवीसी के भी हैं, है ना सर। तो वही है, इंजीनियर्स, ऑल आर्म्स, ईएमई हो गया, ऑर्डिनेंस हो गया, सो फुल कंपोनेंट। बट आई थिंक वी कैन परफॉर्म मच बेटर। एंड मैं आपको आऊँगा सर इन आवर कन्वर्सेशन लेटर कि रेफ्यूजी कैंप्स में क्या क्या डिमांड आती थी, कि हमें कौन से बंदे चाहिए जिससे हम सिक्योर फील करें, तो आई विल कम टू दैट लेटर सर। तो सर ये दो कंट्रीज बटी, तो जुलाई में सर पहली चीज़ मैं बताता हूँ सर, हमारा इंडक्शन शुरू हुआ 10 अप्रैल 2013। तो जो पहली फ्लाइट थी जो हमारे ट्रूप्स ने बोर्ड करनी थी, अनफॉर्चुनेटली उसी फ्लाइट से मॉर्टल रिमेन्स आए लेफ्टिनेंट कर्नल महिपाल के, ही वॉज फ्रॉम मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, एंड महार रेजिमेंट के 4 सोल्जर्स के सर। सो टोटल 5 मॉर्टल रिमेन्स वर टू कम, एंड आई वॉज द डिटेल्ड ऑफिसर फ्रॉम माई पल्टन कि भाई यू आर टू गो टू द कार्गो टर्मिनल टुमारो एंड ऑल्सो सी टू इट दैट रीथलिंग parade is organized and follow the protocols. That is the time sir when I actually received them, the mortal remains, and there was a lot of disgruntlement in the contingent which had returned. What had happened? Sir वहाँ पे क्या था, I'll tell you sir, ये ambush की जड़ क्या थी। मैं वहाँ ambush था ये ambush कहाँ पे? ये था बोर में सर। Okay. तो यहाँ पे क्या हुआ था सर कि जब पेट्रोलिंग होती है ना सर रोज या हर दूसरे चौथे दिन, तो वी आर डिस्ट्रीब्यूटेड विलेजेस कि भाई आप इस विलेज में जाओगे, मेडिसिन डिलीवर करोगे, देन यू विल गो टू द एडजॉइनिंग विलेज, यू विल गिव द मेडिसिन। अब क्या हुआ सर, आप किस्मत का खेल देखो कि ये जो फ्लाइट थी इसमें बाय डिफॉल्ट लेफ्टिनेंट कर्नल महिपाल का नेम वाज ऑलरेडी इन इट। he was already detailed to come back in that first flight. So महिपाल सर को वहाँ पे बात चली, तो सम ऑफिसर सेट कि भाई ये पेट्रोल है तो हम इसमें जा रहे हैं। तो महिपाल सर सेट कि यार चलो मैं चला जाता हूँ, वैसे भी फ़्लाइट तो आ ही रही है कल, आज पेट्रोलिंग के बाद आई विल पैक एंड गो टू जुबा, और फिर कल फ्लाइट बोर्ड करके चले जाएंगे, तो आई विल गो टुडे। तो वहाँ पे एवरीबॉडी सेड सर रहने दो, तो ही सेड नहीं आई विल गो, नो प्रॉब्लम्स। सो इनकी सर देवर
कॉन्वॉय ऑफ 6-7 व्हीकल्स, जिसमें वाटर टैंकर भी था, देयर वाज अ महिंद्रा जीप ऑल्सो, देयर वाज अ कैस्पर व्हीकल ऑल्सो। तो ये 6-7 गाड़ियाँ थी, सप्लाई ट्रक्स भी थे। तो ये जब जा रहे इसमें कोई मैक एलिमेंट होता था इसमें? नहीं, पेट्रोल्स में। इनमें सर नहीं, बिकॉज इट वॉज अ रिलेटिवली पीसफुल एरिया, कोई थ्रेट यहाँ पे पहले कभी था ही नहीं, देयर वर नो एम्बुश, नो एम्बुशेस नहीं। ओके। तो दिस एवरीवन वाज कॉट टोटली अनअवेयर सर। इसमें इनफैक्ट आई थिंक 3 ऑफिसर्स वर दे सस्टेन्ड गनशॉट वुंड्स, देयर वर फ्यू सोल्जर्स हु सस्टेन्ड गनशॉट वुंड्स, देन 4 सोल्जर्स वर मार्टर्ड, देन लेफ्टिनेंट कर्नल महिपाल वाज मार्टर्ड। तो टोटल कॉन्वॉय में आप देखिए तो कम से कम 8 से 10 लोगों को बुलेट्स लगी थी। तो सर जब ये जा रहे थे तो बाद में ये पता चला कि इन्होंने गलती से एक विलेज में 2 बार मेडिसिन दी और एडजॉइनिंग विलेज में 1 बार भूल गए थे देना। सो द रिबेल्स केम विद द नोशन कि हमारे साथ बायस हुआ है, उनको फेवर किया जा रहा है और हमें साइडलाइन कर दिया गया है। ये 2 अलग अलग ट्राइब्स के? ये अलग अलग ट्राइब्स के थे सर, शिलुक एंड एक और थे सर, देयर टोटल 7 ट्राइब्स। एंड ये मेडिसिन नहीं मिला तो शिलुक मेडिसिन नहीं मिला तो इन्होंने एम्बुश कर दिया। हाँ, तो अब सर वहाँ का टेरेन ऐसा है कि वहाँ पे सर बुशेस हैं, घनी बुशेस, पर वहाँ कोई पत्थर नहीं है। आप अगर आड़ भी लोगे तो झाड़ियाँ ही हैं सर, तो कोई फायर भी करेगा तो गोली तो लगनी है सर, क्योंकि पेड़ भी बहुत लिमिटेड है। तो सर वहाँ पे क्या हुआ कि जब इनकी महिंद्रा आ रही थी तो द फर्स्ट राउंड ऑफ द आरपीजी वाज फायर्ड हेड ऑन टू द महिंद्रा जीप, जिसमें महिपाल सर थे। तो हेड ऑन जब आरपीजी का आया सर, तो ऑब्वियसली सी बात है कि इंजन एवरीथिंग बर्स्ट एंड एवरीथिंग। उसके बाद देन दे ऑल गॉट आउट ऑफ द व्हीकल डिस्पाइट सस्टेनिंग इंजरीज, एंड दिस द मोमेंट दे स्टार्टेड ओपनिंग फायर, धीरे धीरे पता चला दैट ये पूरा 180 डिग्रीज घिर चुके थे इन द एम्बुश, जब धीरे धीरे करके गोलियां हर जगह से आने लग गई सर। एंड इवेंचुअली सर देयर वाज नो प्लेस टू डू एनीथिंग सर बट फायर बैक। तो सभी प्रोन पोजीशन में हो गया। प्रोन पोजीशन होता है सर लाइंग पोजीशन, कि उसमें सबसे कम चांसेस होते हैं कि आपको गोली लगे। तो प्रोन पोजीशन में सर फायर जब करने लगे, तब वहाँ से दोबारा हैवी कैलिबर मशीन गन्स का भी फायर आने लगा, एंड आरपीजीज तो और ज़्यादा आ रही थी फिर, आरपीजी राउंड्स। उसमें सर एक फिर ट्रक हिट हुआ, उसमें जो 2 लड़के थे मार के दे वर मार्टर्ड। फिर जब बहुत ज़्यादा एम्बुश हो गया सर एंड अदर ऑफिसर्स गॉट शॉट एवरीथिंग, बाय द टाइम सब कुछ देखा तो इट वाज रियलाइज दैट महिपाल सर वाज मार्टर्ड नियर द व्हीकल, एंड जितने भी थे इट वाज बैड, इट वाज नॉट अ गुड साइड सर। एंड द वर्स्ट पार्ट वाज जो भी हिट हुई थी वो सॉफ्ट स्किन व्हीकल थी, एंड गाड़ियों में मेडिसिन्स थी, ये भी नहीं कि कुछ अलग कुछ और लेके जा रहे हैं। एंड देन व्हाट दे डिड सर, इस नोअर ट्राइब ने क्या किया, जो बाकी यूएन ट्रक्स होते सर वो उनके लोकल सिविलियंस चलाते हैं, उन सबको इकट्ठा किया, नील डाउन करवाया, और जो सर्वाइविंग सोल्जर्स थे उनके सामने उनके सर के पीछे एक एक को हेडशॉट लिया। सो दे किल्ड 7 to 8 ट्रक ड्राइवर्स ऑल्सो। दे डिड नॉट किल द सर्वाइविंग ट्रूप्स को, सर्वाइविंग ट्रूप्स को नहीं मारा, बट दे शॉट देम पॉइंट ब्लैंक, जो अकोबो में भी हुआ था 20 दिसंबर को सेम ईयर 2013, जिसमें सत्येंद्र साहब और धर्मवीर साहब वर मार्टर्ड। इसकी हम बात करेंगे। हाँ सर, तो आगे चलो। तो सर ये फिर सिचुएशन ऐसे बिल्डअप होती रही सर ओवर द मंथ्स। तो पहले आई मीन सर, तो हम दिल्ली एयरपोर्ट पे जब थे तो एक वो एक्साइटमेंट रहती है ना सर, एंड एक थोड़ा सा मरमर रहता है ट्रूप्स में, बातचीत रहती है कि हम जा रहे हैं ये है वो है। या इनफैक्ट बड़ी मुश्किल ट्रेनिंग होती है सर जाने से। इफ आई मे जस्ट मैं जब 21 पैरा में कमीशन हुआ था, तब से लेकर के यूनिट के अंदर एक ही होता था कि अच्छा काम करो, अच्छा काम करो, अच्छा काम करो, मेहनत करो। क्यों मेहनत करो? ताकि यूनिट साइटेशन मिलेगी, और यूनिट साइटेशन किस लिए? ताकि आप यूनाइटेड नेशंस के मिशन में जा सको। तो ये एक बहुत सेलिब्रेशन वाली माहौल होती है कि आप यूएन मिशन के लिए सिलेक्ट हुए हैं देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, और पे वगैरह भी बहुत अच्छी होती है। तो एवरीबडी मतलब बहुत एक्साइटेड और लुक फॉरवर्ड करते हैं इसके लिए। सर मतलब आप वही माहौल की बात कर रहे हैं कि आप जब एयरपोर्ट में तो सब जोश में थे सर, एंड एवरीथिंग, फाइनली हम जा रहे हैं। बट सर जब हमने ये ताबूत आते हुए देखे
तब एक बहुत ही सनसनी और बहुत ही एक भयानक सी चुप्पी सी आ गई थी, अ वेरी अनप्लेजेंट साइलेंस। एंड हमें ऐसे देख रहे थे तो हमें एक वो रहता है सर कि चाहे जिस मर्जी रेजिमेंट का है तो अपना ना, है तो अपना लड़का या अपना अफसर। तो उसमें सर एक तो गुस्सा भी आया, जो यंगस्टर थे, जो यंग सोल्जर्स थे, तो उनमें गुस्सा भी था कि साहब हम छोड़ेंगे नहीं। तो आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट देयर स्टेटमेंट एंड चलो कोई बात नहीं, पर अभी शांत रहो, कोई नहीं। एंड फिर वन जेसीओ केम अप टू मी, कहते कि साहब आपका दिल क्या कहता है कि जितने जा रहे हैं उतने आएंगे क्या वापस गिनती में जो आपने हेड काउंट किया है? मैंने कहा सर, मैंने इतना ही बोला कि मैं कहा साहब सारे जाएंगे वो तो ठीक है, पर मैं एक चीज़ का भरोसा दिलाता हूँ कि वापस आएंगे या तो तिरंगे में लिपटे हुए आएंगे, पर आएंगे ज़रूर, कोई छूटेगा नहीं पीछे, नो मैन लेफ्ट बिहाइंड। तो कहते कि साहब, मैंने कहा साहब देखो हम युद्ध भूमि में जा रहे हैं और पीस कीपिंग युद्ध भूमि में ही होती है, जहाँ पे पहले ही पीस है वहाँ पे कोई काम नहीं है हमारा। तो हम कॉन्फ्लिक्ट जोन में जा रहे हैं, तो आप लड़कों को थोड़ा समझाना बताना कि स्थिति ये है कि हमें क्यों भेजा जा रहा है, हमें जंग के मैदान बीचों बीच भेजा जा रहा है कि हम वहाँ पे शांति बनाए रखें, वहाँ पे लोगों को आपस में मारकाट ना करवाएं और होने से भी रोकें। तो ये सर माहौल था उस टाइम, ये मंज़र था वहाँ पे, बहुत ही अनप्लेजेंट, जो आपस में मुस्कुरा के भी बात कर रहे थे, या वो एक मरमर होता है ना सर, एक है ना, एक लहजे में एक वो गूंजती हुई बातें है ना, जब इकट्ठे लोग एक हॉल में बात करते हैं, तो पिन ड्रॉप साइलेंस जैसा माहौल हो गया था, सब चुप हो गए थे। जो उनकी आंखों में चमक थी, मुंह पे मुस्कुराहट थी, वो चली गई थी, और हम एक दूसरे को काफ़ी एक सीरियस नज़रिए के साथ देख रहे थे एक दूसरे को। और मुझे इतना ज़रूर पता है कि हम यही सोच रहे थे कि क्या हम आएंगे वापस तो किस स्थिति में आएंगे, अगर हमारी पहली फ़्लाइट इस तरीके से आई है, शुरुआत है तो अंत कैसा होगा। तो वो इस चीज़ ने हमारा एक मेंटल बेस तैयार कर दिया था कि हम अब एक वॉर जोन में जा रहे हैं। वहाँ पे तो सर जब जंग लगी थी, जब वॉर शुरू हो गया था, तो मेरे जवान एक ही चीज़ कहते थे, साहब ये तीर कमान वालों के हाथ में AK गलत आ गई है, यस, ये लायक नहीं है हथियारों के। मैं आपको फ्यू एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी भी बताऊंगा इनके, बिकॉज सर अल्टीमेटली ये वॉरियर ही हैं, सारे वॉरियर ट्राइब्स हैं, तो इनकी दाद देनी पड़ेगी सर कि ये किसी भी माहौल में सरवाइव कर जाते हैं। इनके शरीर ने इतनी इम्यूनिटी बना ली है, इनको ना मलेरिया होता है ना डेंगू होता है, और एक तो सर ये पतले हैं, दूसरा इनका खून बहुत गाढ़ा होता है। तो जैसे किसी को या तो कट लगेगा या गोली लगेगी, तो सिर्फ उतना ही एरिया डैमेज है जहाँ से गोली एंटर की और एग्जिट की, उसके आसपास ब्लीडिंग, खून सब बंद। एक कहते हैं ना हेल्दी इंसान की क्या निशानी होती है, हीमोग्लोबिन अच्छा ये वो, पर अगर आज की तारीख में किसी शहर वाले बंदे को कुछ हो गया ऐसे, उस पे तो पानी की तरह खून बहेगा। अफ्रीका में ये जितने भी होते हैं ट्राइबल्स, इनको कुछ हो जाए, इनका खून वहीं का वहीं जम जाता है, इन्हें पट्टी भी करने की ज़रूरत नहीं होती, वो घाव भी सील हो जाता है। आई मीन उनका स्ट्रक्चर ऐसा हो चुका है सर। सो दिस वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि इनकी बॉडी इतनी सॉलिड हो गई है। एक विक्टिम था नासिर वाले AOR में, गोली यहाँ से एंटर की सर, ऊपर वाली साइड से, यहाँ से इस साइड से बाहर निकली, और वो जो रिबल था वो अपना ये नीचे वाला हिस्सा ऐसे अपने हाथ में ऐसे ही लेके आया, बोलने की ज़रूरत नहीं थी, पर हमें दिख रहा था कि जो यहाँ पे मुंह है उसका यहाँ तक आ गया था, इधर ये टोटी यहाँ तक थी, लटक रही थी उसके हाथ में, ऐसे पूरा खुल गया था, पर ना वो रो रहा था ना वो चिल्ला रहा था, कोई आवाज़ नहीं। ऐसे आए, फिर उसकी रिकंस्ट्रक्शन जैसे तैसे करके 2-3 दिन बाद उसे हेलीकॉप्टर में जुबा भेज दिया। पता नहीं वो सरवाइव किया या नहीं, पर सर्वाइवल भी कितना मुश्किल होता सर, जब आपका लोअर जॉ ही नहीं रहा तो आपकी पूरी कैविटी खुली रह गई है, और वहाँ पे ना कोई प्रोस्थेटिक ना कोई मेडिकल इतने हाई लेवल की फैसिलिटी कुछ भी नहीं था।
तो सर वहाँ पे क्या था सर कि एक तो माइन फील्ड्स की वजह से बहुत कैजुअलिटीज़ होती थी। दूसरा एक चीज़ मैंने वहाँ नोटिस की कि एक तो माइनफील्ड विक्टिम है, उनके तो पैर वगैरह एम्प्यूट हो जाते थे, कईयों के हाथ भी गए थे। कई मैंने ऐसे ही देखे कि थोड़ा ना एक होता है बिलो द नी, कई मैंने देखा थाई के नीचे से भी एम्प्यूटेशन हुई हैं। तो मैंने पूछा यार ये क्या हुआ है स्नेक बाइट। तो मैंने कहा स्नेक बाइट में एम्प्यूटेशन, कहते एंटी वेनम ही नहीं है यहाँ पे कंट्री में, हॉस्पिटल्स में है ही नहीं। तो मैं कहा तो क्या इलाज है अगर स्नेक काट दे, कहते तुरंत हॉस्पिटल जाते, वहीं पे साथ ही साथ दे चॉप ऑफ द लिम्ब। तो आपका हाथ हो गया, आपके पैर हो गए, या कोई भी हिस्सा है जहाँ पे स्नेक बाइट करता है, तो उस एरिया को ये डिकैपिटेट अलग कर देते हैं शरीर से, ताकि बंदे की ज़िंदगी बच जाए। बट वो कैसी ज़िंदगी सर, इतनी मिजरेबल लाइफ की आप स्ट्रेच वो क्रचेस के ऊपर ही चल रहे हो, वहाँ पे व्हीलचेयर भी नहीं है। दूसरा वहाँ पे सर मैंने एक चीज़ देखी थी कि एक चीज़ की बहुत लड़ाई होती है, लड़ाई के दौरान जैसे कोई किसी सोल्जर की डेथ हो गई या रिबेल की डेथ हो गई, उसके पहले फुटवेयर चोरी करते हैं, क्योंकि वो पूरा क्या कहते हैं प्रेरीज है, ड्राई लैंड है, थॉर्नी है, वहाँ पे कांटे बहुत ज़्यादा है। तो एंड ऑफ द डे वो फुटवेयर ही वहाँ से चोरी करते। तो जो मैं देखता था कि रेबेल अगर जा भी रहे हैं दाएं बाएं, तो उनके बेल्ट के पास वो चप्पल नहीं होती सर, तो चप्पलों के बीचों बीच बेल्ट करके यहाँ पे ऐसे बांधते थे कि एक मेरे पास बैकअप के तौर पे भी फुटवेयर होना चाहिए। ये जो आप एम्प्यूटीज़ का बता रहे थे, आई बिलीव अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये एम्प्यूटेशंस जो होते थे एज ए पनिशमेंट भी होता था। जब ये बेल्जियंस वगैरह जैसे कि कॉन्गो में जो मैं जहाँ था, तो वहाँ पे ये टी प्लांटेशंस वगैरह जो होते थे, तो वहाँ पे जो काम नहीं करते थे या थक जाते थे, या मिसाल के तौर पे पनिश करने के लिए लोगों को किसी का हाथ काट दो, किसी का पाँव काट दो, तो ये एक है ही मतलब उस एरिया में मतलब ऐसे। सर वो वॉरलॉर्ड सिस्टम है ना। एग्जैक्टली वो वॉरलॉर्ड कबीलों के जो सरदार होते थे, तो वो एक पंचायत के तौर पे कि किसी को एग्जाम्पल टाइप पनिशमेंट देनी है, तो वो दे टू चॉप ऑफ द, तो इट्स अ वेरी सिंपल मतलब वहाँ पे ये शरिया टाइप है सिस्टम सर वहाँ पे। इट इज़ वेरी स्ट्रिंजेंट एंड बट सर वही है कि ये ट्राइबल्स हैं, इन्हें सर मैंने देखा है एक जैसे जब लड़ाई का वेव आया था, मैंने देखा एक बंदे का हाथ नहीं है, ठीक है, वो एक ही हाथ से जो जो पीकेएम है जी, पीकेएम जी, हाँ पीकेएम जी, वो एक हाथ में ऐसे शोल्डर पे रख के चल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद उसके साथ एक और बंदा है, वो एक स्टिक लेके घूम रहा है जिसके ऊपर ऐसे वाई टाइप का बना हुआ है। तो मैं देखता था कि वो 10 कदम गए, वो दूसरा वाला यंग सा बॉय ऐसे लकड़ी रखता था, वो एक हाथ से बैरल रखता था पीकेएमजी का, और फिर जनरल एरिया में ऐसे फायर करता था, और उसके यहाँ पे पूरी वो बेल्ट तो ऐसे फायर कर करके आगे जा रहे हैं। एक तो मैंने ये देखा बड़ी पक्यूलियर चीज़। एक देखा सर कि एक बंदा है अगेन वन हैंड के साथ जा रहा है, अब वो हमारे सामने से गवर्नमेंट फोर्सेस पे फायर करता है, उसकी मैगजीन ख़त्म हो जाती है। अब सर हम जो हथियार हैंडल करते तो हमें बताते कि बैरल कभी ज़मीन पे नहीं रखना है। अब जैसी उसका आखिरी गोली ख़त्म निकली और मैगजीन ख़त्म हुई, उसने सीधा बैरल लिया और ज़मीन पे रखा, और उसने दाहिने हाथ से उसका सपोर्ट लेते हुए अपना बायां पैर ऊपर किया, और बाएं पैर के बड़े टो से उसका जो मैगजीन क्लिप है उसको पुश किया और मैगजीन निकली। ठीक है सर, फिर उसने हथियार ऐसे किया, अब उसका इतना एम्प्यूट था, अब सर वो उसका हथियार टंगा हुआ है, उसने यहाँ से मैगजीन निकाली अपने एमिनेशन पाउच में, और वो राइफल के अंदर अटैच तो कर ली। अब उसने राइफल लिया, अब मैं देख रहा था कि ये लोड कैसे करेगा। फिर सर वो उसको रखता है बैरल को फेसिंग हिमसेल्फ, और फिर अपना पैर अपना लेता है लेफ्ट वाला, और उसके कॉकिंग हैंडल पे पुश करके वहाँ से ऐसे लेफ्ट को करता है, और ठक करके लोड हो जाती है, वो दोबारा फायर में शामिल करने के लिए तैयार। माय गुडनेस, मतलब दैट इज द मतलब हाँ, एंड ही नोज कि आगे इट इज़ अ फेटल थ्रेट, कि जिंदगी और मौत का ही सवाल है आगे, एंड ही इज गोइंग इन वॉर विद वन हैंड।
एंड आई सॉ हिम चेंज द मैगजीन। उसने मैगजीन भी चेंज की एक हाथ से, उसने अपने पैर के साथ AK को कॉक भी किया और दोबारा हथियार को फायर में भी शामिल किया और आगे दोबारा भागते हुए गया। आई एम श्योर उस पर रोक पड़ती तो उसको पाँव से दूर भी कर लेता। या बट मैं ये देख रहा हूँ कि सर माइंडसेट देखो आप, और जब ऐसे आप इतने डिटर्मिन्ड रेबल को देखते हो ना, तो एक मेंटली प्रिपेयर होने की बहुत आवश्यकता होती है कि यू विल बी पुश्ड बियॉन्ड योर लिमिट। अगर एक अपाहिज बंदा ऐसे जा रहा है लड़ाई लड़ने, तो इनके फिट बंदे कितने कैसे होंगे और कितने ब्रूटल होंगे। तो ये पूरी चीज़ें देख के सर ट्रूप्स को सीखने को भी बहुत मिला, एंड मन का सारा डर डाउट सब कुछ दूर हो गया सर। आप ये कन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन कर रहे थे कि इंडिपेंडेंस होने के बाद में कैसे कन्फ्लिक्ट बढ़ता गया डिनका और नुअर्स में। सर एक फेल्ड कू अटेम्प्ट था बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑन प्रेसिडेंट सल्वा कीर, एंड प्रेसिडेंट वाज डिनका यू सेड एंड वाइस प्रेसिडेंट वाज नुअर। तो जब ये फेल्ड कू हुआ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन समझना जरूरी है कि दिनका कितने कंपोजिशन थे? वाज इट 50-50% या दिनका मेजॉरिटी में थे? सर मेजॉरिटी में दिनका थे। अराउंड कितने परसेंट? जस्ट वेरी रफ फिगर। आई रियली वुडंट सर, आंकड़े मुझे इतने नहीं एक्यूरेटली पता है, बट अराउंड सर दे वुड बी अराउंड 65 to 70 के बीच। बाकी 30% नुअर्स अलॉन्ग विद अदर एथनिक ट्राइब्स। ओके, नुअर्स बाकियों को इकट्ठा कर लेता था, एंड दे वर वेरी, मतलब शिलुक ट्राइब थी एक, अगेन वेरी ब्रूटल ट्राइब, उसका सपोर्ट था नुअर्स के। ओके, सो वाज इट लाइक दिनका अगेंस्ट बाकी सब ट्राइब्स? यस, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम था। तो मतलब बाकी सब छोटे से ग्रुप्स मिलकर के जो मेजॉरिटी ग्रुप्स है उसके अगेंस्ट ट्राइब है उसके अगेंस्ट। तो इवेंचुअली सर दिस हैपेंड, और फिर सर जब ये फेल्ड कू अटेम्प्ट हुआ, तो मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं, प्रेसिडेंट सल्वा कीर हैड द बैकिंग ऑफ चाइना। वो सिर्फ चाइना को ही सारे प्रोजेक्ट्स दे रहा था, रोड, बार्जेस, पोर्ट्स, रोड्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स, हार्ड टॉप रोड, वो सब, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, कम्युनिकेशन टावर्स, सब चाइना को दे रहा था। और चाइना ने क्या मांगा इन रिटर्न? ऑयल फील्ड। कहते तुम हमें ये 4 ऑयल फील्ड दे दो, हम तुम्हारे 3 स्टेट में सड़कें हमारा बनाने का काम है। लेबर चाइनीज। ये तो चिट भी मेरी पट भी मेरी, क्या कहते हैं वो बात हो गई कि आप लोकल एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दे रहे हो, और आप उनको मतलब शिपिंग वगैरह सब कुछ किया, सब टैक्स फ्री। तो आपका सिर्फ खर्चा है वहाँ तक सामान लाने का, बाकी उस कंट्री में आप जो मर्जी करते रहो। आप ही के लेबर, तो लेबर कैंप्स बहुत बड़े थे चाइनीज के, ह्यूमन राइट केसेस चल रहे थे फॉर चाइनीज इम्प्रेगनेटिंग देयर विलेज फीमेल्स। अच्छा, केसेस भी चल रहे थे, DNA का वो सैंपल्स भी लिए जा रहे थे। तो बहुत सारी पॉकेट्स थी जहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन जो चाइनीज कंपनीज थी, इनके वर्कर्स ने काफ़ी लेडीज़ को ऐसे इम्प्रेगनेट भी किया था। तो ये भी, दिस वाज अगेन रॉन्ग प्रैक्टिस विच वाज हैपनिंग, एंड साइमल्टेनियसली द वाइस प्रेसिडेंट वाज अ नुअर हैविंग द बैकिंग ऑफ USA। तो आप देख लो सर, चाहे बांग्लादेश देख लो, यहाँ गेम हर जगह गेम यही वहाँ है। है, और ये बेचारे वो एक हाथ से लड़ाई करके मर रहे हैं ऐसे। आप ईरान देख लो, आप बांग्लादेश देख लो, आप कॉन्गो आप बता रहे थे जहां आप गए थे सर, तो उधर भी ये हाल है। एंड ऑफ द डे इट इज कमिंग टू ईस्ट वर्सेस वेस्ट, रशिया वर्सेस US। अब चाइना भी आ गया है मैदान में, जिबूती में तो उनका मिलिट्री बेस भी है, गल्फ ऑफ जॉर्डन में, एंड ये गल्फ ऑफ एडन में, एंड देन साउथ सुडान में ऑयल फील्ड्स ले लिए। कीनिया में आधा कंस्ट्रक्शन वर्क चाइना का है। सर चाइना का मेन वेपन इज लेबर। कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, पर वो शर्त ये रखते हैं कि भाई लेबर हमारी आएगी। तो पैसा चाइना का चाइना में ही रह रहा है, दे आर नॉट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर दैट कंट्री। तो वो कंट्री सिर्फ पैसा दे रही है, आ नहीं रहा है कुछ। उसके इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है पूरे के पूरे अफ्रीका में। आई थिंक सबसे मेजर प्लेयर चाइना है। हाँ सर, तो ये वाला सर वहाँ पे माहौल क्रिएट हो गया। तो कन्फ्यूजन वहाँ पे शुरू हुई कि रिबेल फोर्सेस जो नुअर थे वो रिबेल फोर्सेस बन गई, उनकी यूनिफॉर्म सेम, सब कुछ सेम,
बस उन्होंने या तो यहाँ पे एक रेड बैंड पहना होता था या फिर माथे पे, तो दूर से आप बता नहीं सकते थे कि ये फ्रेंडली है या नॉन फ्रेंडली। सेकेंडली नुअर ने ऐलान कर दिया था कि जहाँ पे भी दिन का आएंगे हम इनको मारेंगे। इनके गवर्नमेंट फोर्सेस का क्या था? सर इनकी गवर्नमेंट फोर्सेस थी SPLA, सूडानीज पीपल लिबरेशन आर्मी। इसमें सभी ट्राइब्स के बंदे थे पर मेजॉरिटी दिन का थे, बाकी सेकंड हाईएस्ट इनटेक वाज ऑफ नुअर्स। जब ये लड़ाई लगी सर इन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, मतलब जुलाई से अनबन शुरू हो गई, दिसंबर में फेल्ड कू अटेम्प्ट हुआ फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, और 6 या 7 दिसंबर को इन्होंने कम से कम 700 दिन का ये नुअर इन्होंने जुबा की सड़कों पे मारे ओपनली। SPLA की SPLA ने, सूडानीज पीपल लिबरेशन आर्मी के, जो सिर्फ दिन का एलिमेंट थे, क्योंकि इनकी बगावत मिलिट्री बैरक्स में भी शुरू हो गई। दिनका और नुअर आपस में मिलिट्री बैरक्स SPLA के दिनका ने SPLA के नुअर को मार दिया। आपस में भिड़ने लग गए। ओके। तो क्या हुआ कि जो इनके डिव कमांडर थे या कोर कमांडर, अगर वो नुअर थे, तो उसने ऑर्डर पास कर दिया कि जितने भी नुअर हैं, हथियार सामान और जवान सारे नुअर वाले इस लोकेशन पे मिलो एंड गेट एवरीथिंग अलोंग। तो पता चला सर वो पूरी मतलब डिव या कोर लेवल की स्ट्रेंथ का सारा सामान इक्विपमेंट अलग से लेके कांग्रेट मतलब इकट्ठे हो गए कहीं पे, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई हम हो रहे हैं डिफेक्ट, हम डिफेक्ट हो रहे हैं, SPLA से अलग हो रहे हैं, और आप अब कल से हम और दिन का वाली जो SPLA हम दुश्मन है। एंड द फाइट स्टार्टेड। इथोपिया एरिट्रिया से जो आ रहे थे रिबेल्स, वो अपने ऊपर वाइट ऐश लगा के आते थे, तो अपने आप को वाइट आर्मी कहते थे। ये वाइट तो हम ऐश कहते थे- क्यों लगा के आ रहे? सर अब हमने इनको जैसे मेडिकल जो हुआ गन शॉट वुंड्स वगैरह जिनको हुई थी आ रहे थे, हमने इनसे पूछा कि वाई आर यू कॉल्ड द वाइट आर्मी। कहते पहली चीज़ तो दे पुट फुल डस्ट ऑन देम, पूरा सर वाइट कलर का। कहते साइकोलॉजिकली इट क्रिएट्स फियर व्हेन वी कम इन बिग होड्स, एंड देन ही सेड वी हैव टू टेक हॉल्ट्स एट एवरी प्लेस। तो जो ओडर होता है इनका स्वेट वगैरह, तो कहते वो ऐश और डस्ट से मतलब फैलता नहीं, और फिर वाइल्ड एनिमल्स भी वो भी हमसे डरते हैं, आप हमारे पास नहीं आते। मैंने एक बहुत अच्छी बुक पढ़ी थी, आई डोंट नो इफ इज़ द सेम वन, मतलब आई कुड बी रॉन्ग कम्प्लीटली। एक और इनका प्रैक्टिस है जिसमें इनको फीड किया जाता है कि आपको बुलेट टच नहीं कर सकता, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। वुडू सर, वुडू मैजिक। नो नॉट एग्जैक्टली हुडू, इट हैज़ टू डू विद समथिंग जो ये वाइट। सर अब ये जो वाइट आर्मी है, या तो इनको लगता है कि मुझे अभी बुलेट टच नहीं कर सकता। नहीं सर, इनका इट कुड बी, आई कुड बी रॉन्ग। दिस कुड बी, कॉन्गो में ये बिलीफ था, इनका ये बिलीफ था कि इफ दे डाई टुडे ड्यूरिंग वॉर, ड्यूरिंग फाइटिंग, दे विल रीइंकारनेट आफ्टर 10 days and will become part of this army. So I asked them, what proof do you have? Have you seen? Have you seen anyone whom you knew got shot come back again? कहते they will come back in different shape and size. They will not be the same, but they will come. अब I couldn't counter this statement because इथोपिया एरिट्रिया से और भी वो रेबल इन्फोर्समेंट्स तो इन पे ऐड हो ही रही थी। सो दे वर लाइक कि सी आर strength is increasing day by day, it is not going down, so I will also die and come back after 10 days. तो RM और मैं एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि सर क्या कर रहे हैं, तो RM कहते तू टेंशन मत ले, कोई नहीं, दिस विल नॉट स्टॉप, तू सोच मत ज़्यादा। एंड सो दिस वाज द माइंडसेट सर। और एंड एक बार तो गेट पे एक बंदा आया, उसका यहाँ से हाथ एम्प्यूट हुआ है, ठीक है सर, एंड उसने अपनी जेब से अपना हाथ निकालने को गया तो मेरे बंदों ने हथियार कॉक कर लिए, एंड उसने यहाँ पे कपड़ा लपेटा था सर, गैंग्रीन हो गया था उसे, पस, इट वाज स्मेलिंग सर। और जब बॉडी डिके होती है ना सर, उसकी स्मेल यू कैन नॉट अवॉइड, वो आपके सीधा सर में आके लगती है, इट इज़ अ वेरी अनप्लेजेंट स्मेल। एंड वहाँ मक्खियाँ बैठ रही थी, पर उसने हैंकी के साथ ऐसे बांध के ऐसे लपेटा हुआ था धागे के साथ, बट वो रेड था, वी न्यू। एंड जैसे ही रीच टू द अदर साइड ऑफ द पॉकेट, हथियार यहाँ स्लिंगा में उसके,
मेरे बंदों ने हथियार कॉक कर लिए। तो वहाँ पे आवाज़ आई जाती है सर, जब 6-7 हथियार Yeah. इकट्ठे कॉक कर रहे होते, तो मैं जल्दी से आई ऑल्सो वेंट, मैं भी भागते भागते आई ऑल्सो कॉक में वेपन। मैंने कहा क्या हो गया, वहाँ से फिर फॉक्सहोल है, वहाँ से मैंने वेपन लगाया एंड वो बंदा अपना हाथ दिखा रहा है, बोल रहा है डॉक्टर पुट बैक। तो मैंने कहा इसका हथियार लो। देन ही सरेंडर्ड हिज वेपन एंड जब दे रहा था तो बोला आई वांट माय क्लैश बैक व्हेन आई कम। आई सेड माय फ्रेंड दिस विल बी डिस्ट्रॉयड, वी इंग्लिश बोलते हैं? अच्छा नहीं, ये वर्ड ऑफ इंटरप्रेटर। नहीं बोलते हैं, बट टूटी फूटी बोलते हैं। ओके, कहते क्लैश बैक, आई गो बैक आफ्टर। आई सेड ओके ओके यू गो राइट नाउ। देन आई कॉल्ड अप द आर्मी, मैं सर एक आ रहा है, एक संकी आ रहा है दोबारा आपके पास, अपना हाथ वापस लगवाएगा। तू टेंशन है तो भेज दे। सो आई टोल्ड माय गार्ड्स टेक हिम एंड दिस गाय वाज वॉकिंग, कोई चूंचा आवाज नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। इट वाज लाइक कि उसको एनेस्थीसिया या नम कर दिया उसका हिस्सा। नो, ही वाज एक्सप्रेशनलेस। मतलब सर आप माइंडसेट देखो इनका। एंड ये बंदा गया, इससे हाथ टेबल पे रखा डॉक्टर के वहाँ पे, अगेन ही सर्विंग सो आई वुडंट बी एबल टू टेक सच नेम, बट उन्होंने ऐसे हाथ रखा और बोला कि पुट बैक। यस यस वी विल पुट बैक। कहते लेके जाओ इसे ओटी में, लेके जाओ, हम आ रहे हैं पुट बैक करने। हाँ। तो वो ओटी में गए। फिर पहली चीज़ तो बोला इसे इंसिनरेटर में जलाओ, इसका हाथ कोई काम का नहीं। बस सर फिर एम्प्यूट किया एंड द सेम गाय, सेम रिबेल, उसका ट्रीटमेंट 2 दिन बाद वो वही जो वाइट कपड़े नहीं होते उसी में ही अपना आईवी ड्रिप लेके ऐसे बाहर आ रहा है। एंड बाहर आई डू नॉट नो ना हाउ ही कोऑर्डिनेटेड, मोबाइल या क्या, बाहर इसे लेने पहली 5-6 बंदे आए हुए थे, ओपन जो जीप होती है, अच्छा, हाँ, विद द मशीन गन माउंटेड, रिबेल वाले, दे वर वेटिंग फॉर हिम। और जाते टाइम गेट पे दोबारा देख के कहता गिव माय क्लैश क्लैश। कहता मैं कि यू प्लीज गेट आउट, नो क्लैश, आई कैन स्टॉप द क्लैशेस आल्सो, यू विल नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। ये चले गए। तो सर गेम ये हो गई थी कि जितनी भी सिटी में दिनका थे वो डर के मारे सारे कैंप के अंदर आ गए, यूएन कैंप में। कौन से सिटी की बात? मलाकाल। ओके, मलाकाल इज द कैपिटल? नहीं सर, मलाकाल इज इन द नॉर्दर्न सूडान, जो बेसिकली साउथ सूडान है उसके नॉर्दर्न एरिया में। ये वेरी ऑयल रिच स्टेट है। हाँ, यहाँ पे ऑयल रिजर्वॉयर्स भी हैं, जो मैंने आपको फोटो में भी दिखाया कि दे हैड दीज बिग ऑयल कंटेनर्स, जो हमारे इंडियन ऑयल के नहीं होते सर, जब व्हेन वी आर गोइंग बाय ट्रेन तो डिपोज होते हैं। तो ये ज़्यादातर इनके रिजर्वॉयर्स वर देयर इन मलाकाल। और जॉन अब्राहम के साथ जो मूवी हो रही है उसका नाम भी मलाकाल है? यस सर, यस सर। तो जॉन अब्राहम एंटरटेनमेंट इज मेकिंग अ मूवी बेस्ड ऑन दिस कॉन्फ्लिक्ट। एंड आप मलाकाल में थे? आई वॉज इन मलाकाल थ्रू आउट सर। बीच बीच में आई हैड गॉन टू मेलूत, एक जगह रैंक, वहाँ पे भी गया, नासिर पे भी गया, मैं हर जगह गया, बट मेन ऑपरेशंस के टाइम आई वॉज इन मलाकाल। मलाकाल में आपकी कंपनी ऑपरेटिंग बेस थी या बटालियन? सर बटालियन हेडक्वार्टर एंड मेरी अल्फा कंपनी सर। दैट वाज बेस्ड आउट ऑफ मलाकाल? दैट वाज बेस्ड आउट ऑफ मलाकाल, बिकॉज मलाकाल एक ऐसा जंक्शन पॉइंट था जहाँ पे कि नॉर्थ से किसी ने आना भी है, दूसरी कंट्री से, नॉर्थ सूडान से, एनीबडी हैज टू एंटर हैज टू गो थ्रू मलाकाल। ओके। एंड किसी ने साउथ सूडान से भी पार करके जाना है कहीं और, तो मलाकाल यूज्ड टू बी द पॉइंट वेयर ईदर दे हैज टू ट्रैवल बाय द रिवर नाइल बाय बोट और एल्स दे हैज टू गो ऑन फुट। सो इट वाज समथिंग लाइक अ जंक्शन पॉइंट, जंक्शन, बिजनेस हब। हाँ, तो वहाँ से आना जाना होता है। एंड वेरी वेरी रफली, इट्स, मुझे पता है कि ऐसी चीज़ें मुझे भी कोई पूछे तो मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन पॉपुलेशन कितना रहा होगा मलाकाल का? जस्ट सर आई मीन हमें इनिशियल फिगर्स तो बोले थे कि देवर अराउंड 10-12,000, 10-12,000। बट जब रेफ्यूजी इन्फ्लक्स आया तो सभी ट्राइब्स के आ गए, इवन फ्रॉम अडजॉइनिंग एरियाज। तो दे केम टू अराउंड 17-18,000 से ऊपर ही थे सर। सो ये जब पूरा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था तो सेंट्रली ऑर्गेनाइज कौन कर रहा था कि रेफ्यूजीज़ को आकर के सेफली कहीं रखना? वाज देयर अ सेंट्रल बॉडी? क्योंकि इनकी तो आर्मी खुद ही नूअर को मारने में लगी हुई। सर मैं बताता हूँ, इनका जो गवर्नर था मलाकाल का, वो 2 दिन पहले आ गया रेफ्यूज लेने यूएन हमारे कंपाउंड में, एंड ही केम इनसाइड।
वो नूअर था। ही वॉज अ दिन का। एंड जितने भी उसके जो मिलिट्री थी SPLA की, वो 400 बंदे थे। उन्होंने हमारे कैंप का घेरा डाल लिया किस लिए? कि मुझे यहाँ पे असाइलम चाहिए। ओके। अब वहाँ से जुबा सर 800-900 किलोमीटर है। या तो यू गो बाय द वाटरवे और यू गो बाय रोड। रोड्स इतनी थी नहीं सर वहाँ पे। सो योर मेन वॉज इधर थ्रू रिवर नाइल, बार्जेस में आप अपना व्हीकल को पार्क करके वो बार्जेस पार करते कर लेके जाते थे, और एल्स बाई एयर। ओके। तो जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो बाई एयर ट्रैफिक वैसे बंद हो गया, बिकॉज दे वर शूटिंग डाउन द एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स विद RPG एंड मशीन गन्स। तो हमारा राशन बंद हो गया आना। एंड आप मानोगे नहीं सर, जिस दिन मैंने छुट्टी निकलना था, ये तो मतलब दिसंबर में शुरू हुआ है, जनवरी में जब देयर वाज अ ललन बैटल ना, तो हमें निकाल रहे थे जाने के लिए, बिकॉज तब काफ़ी चीज़ें डाई डाउन हो गई थी। बट द मोमेंट द एयरक्राफ्ट वॉज कमिंग, हम पे फायर आ गया अगेन। एंड आई सॉ द एयरक्राफ्ट ऐसे आते आते वो ऊपर ही विदाउट टचिंग द टारमैक ऊपर ही चला गया। एंड द ट्रक ड्राइवर, हम सब सॉफ्ट स्किन व्हीकल में थे, इन्होंने जल्दी से यू टर्न लेके, मैंने कहा यार नाउ व्हाट इज हैपनिंग? कहते नो एवरीथिंग कैंसल, नथिंग, वी आर कमिंग बैक। आई सेड बट व्हाट इज हैपनिंग? कहते कांट यू सी, दे आर फायरिंग, दे आर कमिंग फ्रॉम देयर टू टेक ओवर द एयरपोर्ट, द रिबेल्स। तो एक दो बार मतलब अटैक, काउंटर अटैक, फिर ऑक्यूपाई, फिर उन पे वापस अटैक, देश टू विड्रॉ। तो ऐसे ही चल रहा था सर इनका, 2 महीने ऐसे ही चलता रहा। तो वी कुड नॉट गो फॉर पेट्रोलिंग ओपनली, हम तो BMPs वगैरह ही लेके जाते थे, बिकॉज चाइल्ड सोल्जर्स इतने थे सर। सबसे ज़्यादा हमें डर लगता था चाइल्ड सोल्जर्स से। एंड देयर रेबल चीफ टोल्ड अस दैट आफ्टर इवनिंग 5 o'clock, बोल दिया था आफ्टर 5 o'clock इट इज़ वाइन टाइम। तो ही सेड इवनिंग आफ्टर 5 वाइन टाइम टिल मॉर्निंग 7:30 आई विल नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उससे इनडायरेक्टली कह रहा था कि तुम रात के इस टाइम पे कहीं पे बाहर दिखे या आए तो ठुक गए तो तुम जानो, और तुम्हारा डिसीजन मेकर जाने, तुम्हारा बॉस जाने, आई विल नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि उसके बीच में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया था। तो ये था सर। पहले तो दे वर नॉट इवन कमिंग टू नेगोशिएट। एंड हमने देखा जब इन्होंने सिटी को ऑक्यूपाई किया तो दे डोंट हैव रेडियो सेट्स। इन्होंने एज इन द दिनकास, नूअर्स। अच्छा, द नूअर्स केम इन। मैंने आपको एक वीडियो भी भेजी था जिसमें SPLA रिट्रीट कर रही है। मुश्किल से 200-250 बंदे बचे थे, बाकी सारे मारे गए थे। ओ, SPLA के दिनकास के। हाँ। ओके। एंड इनके साथ युगांडन स्पेशल फोर्सेस का भी एयरक्राफ्ट आया था। सो द युगांडन्स वर सपोर्टिंग नूअर्स। यस, दिनकास। द दिनकास, उसके इन स्पाइट ऑफ दैट इन्होंने नूअर्स ने उनको डिफीट कर दिया। हाँ, दे ओवररन देम सर। 6000 बंदे आ रहे थे सर, 6000 आर्म्ड रिबेल्स। पहले तो हमने देखा कि दे आर, उनके आपस में देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन। युगांडन स्पेशल फोर्सेस वालों को तो ऑलमोस्ट ट्रेंचेस में ही मारा इन्होंने। एंड दे केम इन बट दे हैड नो रिट्रीट वगैरह, कुछ था ही नहीं बंदोबस्त इनका, कुछ भी, देयर नथिंग। एक होता है ना इनफिल प्लान, एक्सफिल प्लान, दे हैड नथिंग। हु द नूअर्स? द युगांडन स्पेशल फोर्सेस। मैं एयरपोर्ट ड्यूटी पे था जस्ट फ्यू डेज बिफोर द वॉर केम टू अस, एंड मैंने रिपोर्ट किया था सिट ट्रिप में that I saw these fancy dressed soldiers with latest equipment, M4 और पता नहीं कौन कौन सी मैगजीन, स्नाइपर्स, एंड सब ने गॉगल्स पहनी है, वो यांको टाइप पूरा। मैंने कहा ये तो कोई हॉलीवुड मूवी टाइप वाले लग रहे हैं यार, 6-6 फुट के। मतलब उन्हें तो हथियार की भी जरूरत नहीं, वो तो हाथ से ही मार देते, हबशी नहीं होते सर, प्रॉपर टाइप। आई वाज अ बिट, मतलब आई वाज इन अ स्टेट ऑफ ऑ। क्या करके रहते लोग? They came by air? They came from Uganda for deployment in Malakal to support SPLA, because ये ऑयल हब था, तो ये बहुत की लोकेशन था फॉर गेटिंग एनी पार्टी टू नेगोशिएट ऑन द टेबल, जो कि रिबेल्स ने किया बाद में। दे टुक ओवर द सिटी एंड नेगोशिएशन टेबल पे बिठाया कि हमसे बैठ के बात करो, डील करो। एंड इसी दौरान इनके T-55 टैंक्स हैड ओपन्ड फायर। एंड टैंक्स ने तो लिटरली सर, जैसे सड़क पे लोग जा रहे हैं ना, उनको मैंने देखा कि दे जस्ट ओपन अ फायर। दी टैंक्स वर टेकन ओवर। ये SPLA से रिबेल फोर्सेस ने ले लिए थे
कि जब ये चार्ज करते हुए आए सारे तो उधर बौखलाहट आ गई कि क्या करें, और ये लिटरली ऑन फुट वापस रिट्रीट करे। SPLA. SPLA गाड़ियाँ लिमिटेड थी ना सर। Yeah. Or what about the Ugandan Special Forces? सर ये अब दे गॉट मैसेकर्ड इन द ट्रेंचेस, हमने देखा। एक टूर ऑब्जर्वेशन पोस्ट है मलाकाल में, ब्राउन Yeah. के पास। तो वहाँ से आई वाज रिले। टूर ऑब्जर्वेशन पोस्ट आपके नाम के ऊपर लगा हुआ है? सर ये, हाँ सर, उस टाइम मेरे जो सीईओ थे तो उन्होंने बेसिकली सर क्या था कि पहले तो हमें टास्क मिला बिफोर द अटैक वाज कमिंग इन कि भाई मुझे एक वेंटेज पॉइंट चाहिए जहाँ पे मैं देख सकूँ कि हमला हमारे पे किस दिशा से आएगा। कारण सर वो 500 बाय 500 मीटर्स का एरिया था और सरकंडे थे सर 8-8 फुट के, 8-8 9-9 फुट के, जो ग्रास होता है एलिफेंट ग्रास, उससे सर हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और जलाने के लिए भी वी वर एप्रीहेंसिव कि जलाएं या नहीं। तो फिर सीओ ने रात को बोला कि यार आई मेक अ वेंटेज पॉइंट, गेट मी अ वेंटेज पॉइंट, आई वांट आईज एंड ईयर्स फॉर दिस यूएन कंपाउंड। तो बड़े आइडिया है कि सर वी हैव दीज क्रेन्स, तो क्रेन में एक बंदे को बिठा के ऊपर हाइट पे रख देंगे। ही वो कहते हैं व्हाट आर यू टॉकिंग, ही विल बी अ क्लियर टारगेट। कहते वो दूर दूर से बैठे सारे उसी पे गोलियां मारते रहेंगे। कहते वो वहाँ टीम के अंदर बैठा टारगेट प्रैक्टिस। हाँ, कहते वो टीम में बैठा रहेगा। कहते क्या करेगा वो। तो देन मैं रात को निकला सर पेट्रोलिंग में, तब आई सो कि यहाँ पे ना एक कंटेनर रखा है, एक खाली उसके पास था। तो देन आई रिक्वेस्टेड, मैं कहा सर वी कैन पुट कंटेनर्स ऑन ईच अदर, हियर वी कैन गेट अ गुड व्यू पॉइंट। क्योंकि वहाँ से सर 2 रोड ज्वाइन होती थी, मेलूत और मलाकाल के लिए आने जाने का रूट। कितने कंटेनर्स स्टैकअप किए? सर वी स्टैक्ड अप 2 थे। हाँ सर 2 थे और लेफ्ट एंड राइट पे अलग से पहले से रखे हुए थे। तो जब हमने ऊपर स्टैक किए, अब चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं थी सर, तो इवेंचुअली फिर जो उसके दरवाजे खोले, तो हमने दरवाजे को खोला और उसी की सिंक्रोनाइजेशन में ऊपर वाले का भी दरवाजा उसी डायरेक्शन में खुला। तो हम दरवाजों को चढ़ के वी रीच्ड ऑन टॉप एंड वहाँ से सर फिर वी बिकेम द आइज एंड ईयर ऑफ द पूरा लोकेशन। तो रेडियो पे कुछ भी मैं मतलब 5 से 10 मिनट पहले बफर दे देता था कि टूर फॉर सो एंड सो, अटैक इमिनेंट, अप्रॉक्सीमेट टाइम 5 मिनट्स, अप्रॉक्सीमेट टाइम 10 मिनट्स। तो उसमें तय हो जाता था कि हमला आ रहा है। साथ ही साथ सारे सिविलियन, यूएन स्टाफ, रेफ्यूजीज, हमारे सोल्जर्स, एवरीबडी यूज्ड टू अपनी तैयारी कर लेते थे कि अपनी आड़ ले लो, अपने पोजीशन संभालो, गेट रेडी टू हिट बैक। एंड दे अटैक्ड इवेंचुअली? बिकॉज सर देखिए, जब वो हेवी टोल, इट्स बीन बैड, वी बीन हियर फॉर क्वाइट सम व्हाइल, sad day, rebels have overtaken 150-200 किलोमीटर ऑन फुट आ रहे हैं। दे आर डेफिनेटली नॉट कमिंग टू टॉक। ये मुझे अभी उसकी याद आ गई, वो मूवी नहीं थी ट्रॉय जी, जिसपे वो अपने भाई को कहता है कि हम 1 to 1 लड़ लेंगे, फिर जो जीतेगा वो ठीक है। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि देख भाई, हम समुद्र पार करके यहाँ पे अक्कड़ वक्कड़ बम्बे को खेलने नहीं आए हैं। या वी हैव कम ऑल दिस फार टू कॉन्कर एंड नॉट टू गो बैक आफ्टर विनिंग वन स्मॉल फाइट। तो उनका भी यही माइंडसेट था कि वो इतना है ना मशक्कत करके आ रहे हैं तैयारी के साथ, दे वर देयर टू किल। तो मेजॉरिटी ऑफ द दिन का सर अब यूएन कैंप में आ गए। अब व्हाट बिकेम अ टारगेट, नॉट द सिटी, सिटी खाली हो चुकी थी, यूएन कैंप। अब इसी के अंदर आरपीजी फायर आ रहा है, इसी के अंदर ग्रेनेड लॉबिंग हो रही है ना सर, इसी के अंदर मशीन गन फायर आ रहा है, इसी पे मोटर फायर भी आ रहा है। तो आप लोग ट्रेंचेस में थे? सर ट्रेंचेस भी थी, हमारी पोस्ट भी थी एलिवेटेड, बट वी हैड स्नाइपर्स, वी हैड मशीन गन्स, वी हैड ग्रेनेड लॉन्चर्स। कितने लोग जनरली फॉर एन एस्टिमेट कितने लोग होंगे उस पोस्ट के अंदर? सर पर पोस्ट आप लगा लो अप्रॉक्सीमेटली सेक्शन स्ट्रेंथ, ये नहीं कि एक पोस्ट टोटल गैरिसन के अंदर, बट टोटल गैरिसन में सर वी वर अप्रॉक्सीमेटली मतलब 400 थे, 400 के आसपास थे, नॉट एग्जैक्टली 400। बटालियन हेडक्वार्टर और एक कंपनी। हाँ सर, तो प्लस माइनस आप लगा लो 1 प्लाटून में भी प्लाटून प्लस, जो प्लस माइनस आप कर सकते हो, प्लस तो नहीं माइनस ही था। तो हम ऑलमोस्ट सर 350-400 के बीच की स्ट्रेंथ थी
and we faced the enemy with a strength of approximately 5 to 6,000. ये तो waves में आते रहे सर. It was like, but sir, we were directed by the seniors. अब आपके द पेरीमीटर वाज सिक्योर्ड एज इन फेंस थी पूरी? सर अब जो इनिशियल अटैक था 25 दिसंबर को आया, उससे पहले जो अकोबो में अटैक हुआ था 20 दिसंबर को अटैक हुआ था. एक एक करके बात करते हैं, पहले ओकोबो की बात करते हैं. फिर सर ओकोबो में क्या था, एक कंपनी थी? पहले सर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में फेल्ड कू हुआ, 700 इन्होंने नूअर मारे. नूअर की मेजॉरिटी अकोबो में ज़्यादा थी. तो 19 दिसंबर की शाम को 4 बजे अराउंड 3000 नूअर्स केम एंड दे सराउंडेड द यूएन कैंप विच वाज मैन्ड बाय एटराजरिफ इन ओकोबो, इन अकोबो. वन कंपनी, टीओबी टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस, 1 प्लाटून से 30. हाँ 30 बंदे सर. एंड इसको घेरा इन्होंने. इस कैंप के अंदर जो वहाँ की दिन का माइनॉरिटी थी अप्रॉक्सीमेटली 43 to 44 पीपल, जिसमें प्रेग्नेंट वेमेन भी थी, ओल्ड एज लेडीज भी थी, एल्डरली मैन भी थे, यंग मैन, यंग चिल्ड्रन वर देयर. इट वाज अ मिक्स ऑफ 44 to 46 पीपल. इनको उन्होंने लाइनअप कराया एंड फर्स्ट डे मैं बताता हूँ सर सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या हुआ. सो हेलीकॉप्टर केम इन ऑन द 19th एंड कंपनी जो टीओबी के कमांडर थे उनका बदली होना था. ओके. हेलीकॉप्टर केम, दे ड्रॉप देम ऑफ एवरीथिंग, हेलीकॉप्टर टुक ऑफ एंड मेंट. वो जो 200 मीटर का एरिया था वहाँ पे सर मिट्टी बहुत ही वो है, क्ले. तो आप अगर पैर डालोगे आपका आधा पैर 1.5 से 2 फुट अंदर धंसता है मिट्टी. अच्छा. हाँ. और कई बार तो अगर हमने गमबूट भी पहना है तो पैर अंदर गया, जब बाहर निकालते तो सिर्फ पैर आता था, गमबूट वहीं रह जाता था. तो इट वाज लाइक दैट. तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टेरेन सर कम्यूट करने के लिए, इवन बाय व्हीकल. तो बीएमपी वाज द इजीएस्ट वे कि ये 200 मीटर ये बीएमपी करेगा कवर. तो सर वहाँ से बीएमपी गया हेलीपैड तक. सो देयर द कंपनी कमांडर का हुआ, ठीक है सर, यहाँ पे एक्सचेंज. सो द हेलीकॉप्टर लेफ्ट, they sat in the BMP. While the BMP was coming, immediately ड्राइवर ने अंदर इन्फॉर्म किया कि साहब औरतें और बच्चे बीएमपी के सामने आ रहे हैं भागते हुए और हल्ला मचा रहे हैं. एंड जैसे ये बोला साथ ही साथ ऐसे आवाज़ें आने लग गई बीएमपी पे वो गोलियों की, स्मॉल आर्म्स, वो टंग टंग करके ना, तो उन्हें पता लग गया कि फायर चल रहा है. इसी दौरान उस टाइम उस तारीख को जब ये हादसा हुआ तो दैट ऑफिसर डिड नॉट हैव एनीथिंग टू कम्युनिकेट विद द कंपनी. तो उसने हमने व्हाट्सएप पे मलाकाल में मैसेज भेज दिया, अंडर अटैक, बीएमपी अंडर फायर, हैंडिंग टेकिंग ओवर डन एट द हेलीपैड, हेलीकॉप्टर्स हैव लेफ्ट, वी आर स्टक इन द बीएमपी, फायर इज गोइंग ऑन, विल अपडेट फर्दर. नेटवर्क था वहाँ पे? एक लोकल कंपनी है सर, जैन, ZAIN, तो जैन नेटवर्क होता है. दैट वाज लकीली वर्किंग बिकॉज दिस वाज द इनिशियल फेज ऑफ वॉर. बाद में तो सर ये डिस्ट्रॉय कर दिए थे ताकि कोऑर्डिनेशन ना हो सके. तो सर ये चीज़ होने के बाद दे टुक ओवर द टीओबी. इन्होंने फिर सर कोत खोला और गन पॉइंट पे सबको इकट्ठा कर लिया सर. बट व्हेन दे स्टार्टेड शूटिंग दीज रेफ्यूजीज वन बाय वन, तो हमारे यूएन वालों ने उनको फाइट बैक नहीं दिया वहाँ पे? तब धर्मेश साहब एंड सत्येंद्र साहब दे इंटरवीन्ड व्हेन दे वर शूटिंग रेफ्यूजीज को नील करवा के ना. तो देन बोथ द जेसीओज इंटरवीन्ड टू स्टॉप देम फ्रॉम शूटिंग द रेफ्यूजीज. तो उन्होंने बैरल पकड़ा और बात करने की कोशिश की, रुको पहले बात कर लेते हैं. अब सर जब ये रेबेल आते हैं ये नशे में हाई होते हैं सर, द आईज आर रेड, और ज़्यादातर अफीम या कौन सा ड्रग की ये पिल्स खाते हैं सर. एंड यंग, 15 साल, 18 साल, 16 साल, यही है सर एज, ज़्यादा ज़्यादा 20-25 की उम्र होती. तो दे शॉट सांगवान साहब एंड देन द अदर जेसी ऑल्सो, सत्येंद्र साहब, दोनों को चेस्ट पे दे गिव अ बर्स्ट फायर. So they collapsed on the ground and they continued shooting all the refugees including the kids, 44 of them, 44 to 46.
किड्स सर आई थिंक सर 4 साल के, 6 साल के, 8 साल के, छोटे छोटे बच्चे। सर ट्राइबल वॉर बहुत गंदा है सर। आई विल टेल यू, हम जब मलाकाल सिटी में गए, मुझे ध्यान आ रहा है, आई हैव बीन इन रवांडा, तो वहाँ पे एक जेनोसाइड को ना डेडिकेट करके एक देयर इज ए ह्यूज म्यूजियम, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यू रियली फील बैड, वहाँ पे आप जाते हो ना तो उनके जो जेनोसाइड हुआ था रवांडा का, उसके फोटोग्राफ्स, 4 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, उनको ले जा करके दीवार पे मार मार के दे हैव बीन किल्ड, एंड इट्स वेरी सैड। इट वाज बैड सर। तो कहते हैं कि वो स्पीयर्स के ऊपर सर लगा देते थे कि दिस इज आउट ऑफ बाउंड, आओगे तो यू विल बी किल्ड, ऐसे हालत है। तो सर दिस इज व्हाट हैपेंड इन अकोबो सर। एंड उसके बाद जो आपने यूएन के बंदे थे वो कैसे वापस आ गए, वो दे वर लेफ्ट? सर मैं बताता हूँ, अब जो न्यूअर स्टाफ था लोकल सूडानीज गवर्नमेंट के, ट्रांसलेटर्स, हाँ ट्रांसलेटर्स भी और जो लोकल्स थे, दे हैड कोऑर्डिनेटेड विद द न्यूअर्स कि दिनकाज यहाँ अंदर आ गए, यू कम एंड अटैक एंड किल दीज गाइस, एंड ऑल द दिनका ऑफिशियल्स, ये दिस विल बी आवर टेरिटरी। सो तब ये हादसा हुआ है। एंड वहाँ पे एक राइफलमैन मंडल भी था, उसको भी गनशॉट वुंड लगी थी, बट ही सर्वाइव्ड सर, उसका ब्लीडिंग चल रहा था। सो नेक्स्ट डे, आई मीन दैट सेम इवनिंग वी स्टार्टेड अ प्रिपरेशंस फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन। तो बहुत ही टेंस माहौल था, प्रेजेंट सिचुएशन पता नहीं था, थ्रेट असेसमेंट ऐसे था कि इन केस हेलीकॉप्टर इज लैंडिंग, किसी ने आरपीजी फायर कर दिया तो क्या करोगे, किसी ने स्मॉल आर्म्स फायर कर दिया, हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो गया, जो रेस्क्यू करने जा रहे हैं वही क्रैश कर गया, देन व्हाट विल हैपन टू द अदर हेलीकॉप्टर्स। फिर इट वाज डिसाइडेड दैट ऑल हेलीकॉप्टर्स विल लैंड एट डिफरेंट टाइमिंग्स, दे विल नॉट लैंड टुगेदर, बिकॉज इकट्ठे अगर लैंड कर रहे हैं तो ऑल आर अ टारगेट एट द सेम टाइम। सो दे फर्स्ट लैंडेड। ये हेलीकॉप्टर्स किसके थे? ये यूएन के थे, यूएन के विच कंट्री? यूक्रेनियन पायलट्स। तो वन बाय वन दीज हेलीकॉप्टर्स, 3 ऑफ देम वर लैंडेड, जिसमें 2 में ट्रूप्स थे, आधे आधे बटे हुए थे घातक के, और थर्ड वाज अ खाली हेप्टर, उसमें मेडिकल सप्लाईज एंड आरएमओ एवरीथिंग। घातक एज इन आप भी थे? नहीं, आई वाज नॉट, जैसे उधर देयर वाज वन मोर ऑफिसर एंड अगेन ही इज सर्विंग नाउ, ही इज डन हिज कमांड। एंड आई मीन उस दिन रात को मैंने बोला सर को, मैं कि सर आई हैव टू गो। ही जस्ट लुक्ड एट मी, ही सेड समर नेवर से यू हैव टू गो। कहते सबका वक्त आएगा, एवरीवन विल गेट अ चांस, बट व्हेन सिचुएशंस लाइक दीज कम इन लाइफ, लेट डेस्टिनी टेक अ कॉल, यू विल नॉट से कि मैंने जाना है। कहते आई हैव बीन ऑर्डर्ड टू गो, आई एम गोइंग। एंड ही सेड दिस इज नॉट अ मेला, और ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं है जहाँ पे कोई बोल रहा है पहले मैं जाऊँगा, पहले मैं जाऊँगा। कहते आई रिस्पेक्ट योर जोश, जज्बा, जुनून होना चाहिए, अदरवाइज लोगों को डाउट होगा कि ये यंग अफसर है या नहीं। और एंड ही सेड तू तो लेफ्टिनेंट है, तेरा होना बनता है, बट दिस इज़ अ मोर क्रिटिकल टारगेट। कहते ये टारगेट गिर गया मीन सब कुछ चला गया, ये बटालियन हेडक्वार्टर है। ही सेड यू स्टे हियर, लेट अस गो देयर एंड देखते हैं क्या होता है किस्मत में। तो आई सेड सर वो आई डोंट नो, बट व्हेन यू आर कमिंग बैक वी आर हैविंग अ ड्रिंक टुगेदर। तो वी जस्ट, हम ऐसे हैंडशेक करते थे सर, तो वैसे वी शुक हैंड्स, हग्ड ईच अदर, एंड आई सेड सर यू बेटर कम बैक जैसे जा रहे हो। कहते तू टेंशन ना ले काके, कहते ड्रिंक तैयार रखना, मैं आऊँगा एंड वी विल ड्रिंक। आई सेड डन सर। तो इमोशंस आर वेरी हाई सर, टेंशन बहुत ज़्यादा थी। एंड इस माहौल में ना सर, ना आप खाना खा पाते हो, ना आप कुछ फालतू बात कर पाते हो। ऑल यू कैन डू इज़ कीप सिपिंग ऑन वाटर एंड कीप रनिंग इन योर माइंड कि अगर मगर की कार्रवाई, कि अगर ये हो गया तो ये क्या करेंगे, अगर ये हो गया तो क्या रिएक्शन करेंगे, वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, विल आई बी एबल टू सी देम अगेन, वॉज इट द लास्ट टाइम दैट आई एम सीइंग देम। फिर अपने मन में ना वो टाल देते हैं बात, श्रग ऑफ कर देते, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आ रहे हैं ये वापस, कुछ नहीं होगा। तो
इस वक्त में नेगेटिव थॉट्स हावी होना नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, पर उनको कर्ब करना एक मेंटल विल होती है कि यू आर कॉन्स्टेंटली इन डिनाइल बिकॉज यू आर पॉजिटिव और आपके पास विल पावर है कि नहीं मैं डिलीवर करूँगा। तो सर इवेंचुअली देन ये गए वहाँ पे सर, देन इन्होंने सभी को एक्सट्रैक्ट किया एंड वहाँ पे प्रॉपर टाइप डिप्लॉयमेंट थी सर, 12, 4 और 8 की फॉर्मेशन में प्रॉपर टाइप लगे हुए थे। कितने लोग गए थे? हेलीपैड से सर अप्रोक्सिमेटली एक प्लाटून स्ट्रेंथ ही गई थी। ओके, और अटैक हेप्टर्स और सारा सपोर्ट के हाँ साथ? सर, हाँ सर, देवर आई थिंक देवर 4 हेलीकॉप्टर्स ओके, एंड 1 हेलीकॉप्टर वाज एयरबॉर्न थ्रू आउट, जो अटैक वाला था जिसपे रॉकेट पॉड्स लगे। और कोई कंटेस्टेड हुआ था फाइट के साथ? नहीं सर, नहीं, They did not contest? नहीं, दे डिड नॉट कंटेस्ट, बट इन्होंने क्या किया सर, जिस दौरान ये किलिंग्स चल रही थी कैंप में, जो कोत होता है जिसमें वेपन्स हैं, वहाँ पे शायद 2 रिबेल्स 51 mm मोटर को लेके लड़ पड़े आपस में कि ये मैं रखूँगा, दूसरे का नहीं मैं रखूँगा। उस दौरान वन ऑफ देम शॉट दी अदर वन, एंड उस टाइम जो बंदे थे ना, उन्होंने जब ये देखा कि इनकी तो ये हालत है, so everybody was like it's better to just do as told by the superior officer। सर देखिए सर, बहुत आसान है कि ऑर्डर दे दो कि फायर खोल दो। एज ए यंगस्टर मैं सोच रहा था ये बातें सुन के कि यार मैं होता मैं फायर खोल देता, बट 20 गोली फायर करने के दौरान मेरे पे भी तो 2-3 गोलियां आ ही जाती, तो आउटपुट क्या था? वॉज इट वर्थ कि 30 coffins coming back? और आई मीन एनी लॉस ऑफ लाइफ इज नेवर वांटेड, बट आप वो डैमेज देखो सर कितना हो सकता था इन केस somebody would have disobeyed the orders and opened fire or anything। 3000 रेबेल रेडी टू किल। वहाँ पे देयर वाज अ ऑफिसर इन कमांड, आई एम श्योर। हाँ सर, देयर वर 2 ऑफिसर्स देयर, I will not name them, but या ये बताइए, takes a lot of courage to yeah. take a call कि if I give an order to fire, then everything is gone, देयर इज नो टर्निंग बैक। there is then nothing left। इन्होंने हमारे वेपन्स भी ले लिए थे हाँ या डिड वी गेट बैक आवर वेपन्स? नहीं सर, they took the weapons, but eventually when the attack came on us on the 25th morning, 25th December 2013, उस दौरान जिसमें वी स्टार्टेड टर्मिनेटिंग दीज रिबेल्स, उसमें फिर ये हमारे कुछ वेपन्स रिकवर हुए थे, देखे थे हमने। सो जब ये अकोबा में इन्होंने अटैक करके कैप्चर कर लिया था हमारा टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस, सो हमारे बंदों को कैसे एज ए प्रिजनर्स रखा था कि इनको सर एज अ प्रिजनर रखा था? बांध करके? नहीं सर, बट दे हैड कन्फाइंड देम टू अ सिंगल टेंट। एंड कितने सिविलियंस रेफ्यूजीज को मारे? सर अप्रोक्सीमेटली 44, 42-44, ऑल एजेस। एंड कमिंग बैक उसके बाद इनको एक्सट्रिकेट करके लेके आ गया? एक्सट्रिकेट करके लेके आए सर। फिर हमने माइंडसेट पता किया कि ये कौन है, क्या है, व्हाट इज देयर एग्रेशन टाइप, क्या है इनका, इन्हें चाहिए क्या। बट द मोमेंट वी न्यू, व्हेन एवरीबडी सेड कि साहब हर एक की आंखें लाल थी, वी ऑल न्यू कि दे ऑल आर ड्रग्ड, दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस। तो वो एक किस्म से हमारे लिए एक एडेड एडवांटेज हो गया, दैट इट इज़ ईजियर फॉर अ पर्सन जो होशो आवाज में टू टेक एम एंड एंगेज अ एनिमी हु इज ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स। उस समय यूएन हेडक्वार्टर के क्या आदेश थे? क्या सर जब ये अकोबो इंसिडेंट हुआ तो 2 दिन में हमें जेसॉक होता है सर, जॉइंट सर्विसेज ऑपरेशंस कमांड, तो वहाँ से सर हमें इनपुट्स आने लग गए एंड वी स्टार्टेड गेटिंग द 24/7 यूएवी सपोर्ट ऑब्जर्वेशन के लिए। एंड इसी दौरान सर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वो है इंसिडेंट, मैं आपको बताता हूँ। आई यूज टू यूज़ वो ब्लैकबेरी के फ़ोन्स थे सर जी, तो उसमें कोड्स होते हैं। तो OTA चेन्नई सर, तो मेरे कोर्समेट्स अफ़गानिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स भी हैं, होते थे। एंड उसी दौरान आई वॉज इन टच, तो मुझे पता था कि ये जो रहीमी करके मेरा कोर्समेट है ये बागराम एयरबेस में है। सो बागराम एयरबेस इन अफगानिस्तान वॉज बेसिकली ऑक्यूपाइड बाय US स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस, USSOF।
तो मैंने रहीमी को बताया कि हमारे COB के आसपास एंटी एयरक्राफ्ट जू गन लोडेड है टिपर ट्रक पे और कॉन्स्टेंटली फायर आ रहा है हम पे, एंड टैंक्स भी फायर कर रहे हैं, पर वो IOM की बिल्डिंग की तरफ कर रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशंस। तो जहाँ पे भी ये आ रहे थे, रुक रहे थे माइग्रेंट्स और फिर हमारे कैंप में आ रहे थे, तो दे वर फायरिंग देयर विद द T-55 टैंक्स। तो आई सेड यार वी नीड हेल्प, काइंडली डू समथिंग। अदरवाइज आप लोग बिना कम्युनिकेशन के थे? नहीं सर, वी वर इन कम्युनिकेशन विद जूबा, बट जो लोकल जो नेटवर्क्स थे जैसे फोन्स वगैरह वो बंद हो गए थे। इट वाज थ्रू थुरैया सेट। तो UN में, साउथ सुडान में दे यूज थुरैया, द सैटेलाइट फोन। सैटेलाइट फोन्स के। तो उसके थ्रू कम्युनिकेशन चल रहा था। एंड जो मेरा ब्लूबेरी सेट था, अब इसके अंदर सर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वी हैड हैक्ड इनटू द वाईफाई सिस्टम्स बिकॉज कम्युनिकेशंस वर डाउन। वाईफाई सिस्टम्स ऑफ अ सर्टन ओके, मतलब प्लेस, समझ गया मैं। हाँ, आई वुडंट गो इन डिटेल सर, बट देखिए सर, डेस्परेट टाइम्स नीड डेस्परेट मेजर्स। सो इवेंचुअली माई लैपटॉप वॉज मेड अ राउटर फॉर द इंटायर पीपल of our unit, and then that became the communication device to speak at home. So that was the technical breach that we were able to manage and maintain contact. तो उसी के थ्रू सर मेरा जो फ़ोन था ब्लूबेरी का, थ्रू वाईफाई जो कनेक्ट हो गया था, was able to message. उस समय आपकी बस मंगनी हुई थी और आप ऐसे कम्युनिकेट करते थे अपने फियांसी के साथ? हाँ सर, एक तो वो भी डेस्परेशन थी कि मैंने बात कैसे करूं, एंड तो ये एक जरिया बन गया था विच वॉज वेरी कन्वीनियंट, वेरी गुड। आई वुड वांट टू थैंक द ऑफिसर, मैं नाम नहीं लूँगा, दो सर इज़ रिटायर्ड, बट आई रियली वुडंट टेक नेम्स ऑन अ सोशल प्लेटफॉर्म लाइक दिस। तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनिशिएटिव एंड एक्सपर्टीज। That's how he is married now. यस एंड मैं जब भी बात करता तो माई वाइफ यूज्ड टू से, यार ये पॉपकॉर्न तलने का क्या टाइम है? मैं कहूँ पॉपकॉर्न नहीं तले जा रहे, वो दूसरे गेट पे उस साइड पे फायरिंग चल रही है। तो ये ऐसी हालत हो गई थी दैट फायरिंग बिकेम अ रूटीन अफेयर वहाँ पे, जो एकदम सडन फायरिंग शुरू हो जाती थी। So just describe the battle कि कैसे आप लोग जब यहाँ पे थे, 19th December is when अकोबा वाला Akobo happened 20th, they rescued and got everybody back. Then sir we सॉरी मेरा वो डाउट अभी भी रह गया कि अकोबो में जब हुआ था तो UN हेडक्वार्टर्स की तरफ से क्या आदेश थे कि आप फायर खोलेंगे या नहीं? सर पहले चैप्टर 6 था, देन दे सेड प्लीज शिफ्ट टू चैप्टर 7.5। 6 और 7 का डिफरेंस ये है कि 6 में आप फायर नहीं खोलेंगे, 7 में, एंड 7 में आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप फायर खोल सकते हैं। हाँ, एंड उसके अंदर क्या होता है सर, स्टेट ऑफ रेडीनेस ये होती है कि आपके चेम्बर में राउंड हो सकता है, उसके अंदर अलग से पॉइंट्स दिए होते हैं कि वेयर यू कैन पुट इट ऑन सेफ एंड व्हेन यू कैन रिमूव इट ऑन सेफ। ओके, तो एक तो वो था कि वी वर गिवन ऑर्डर्स दैट चेम्बर में राउंड होगा, इट विल नॉट बी ऑन सेफ्टी, इट विल बी ऑन रेडी टू फायर। तो एक तो ये हो गया था सर, वी वर गिवन ऑर्डर्स टू स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट ऑल UN एसेट्स, बी इट मटीरियल और ह्यूमन। ओके, कहते दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट। इवेंचुअली सर देन द जो मोमेंटम था लड़ाई का, वो उसका स्तर बढ़ता गया, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में अटैक्स होने लग गए, और BMPs ओपन फायर, दे इवेंचुअली हैड टू रिसोर्ट टू ओपनिंग फायर। सो आपकी जो ये कैंपस थी वो एयरपोर्ट से कितना दूर था? सर एयरपोर्ट से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर था। और एयरपोर्ट की प्रोटेक्शन किसी और के हाथ में थी? सर नहीं, देयर वाज नो प्रोटेक्शन, इट वाज अंडर SPLA, ऐसे नहीं कि कोई स्पेसिफिक गार्ड लगे। दैट वाज ऑलरेडी टेकन ओवर बाय द नूअर्स? इट वाज टेकन, हाँ, रिबेल्स ने ले लिया, Rebels ने ले लिया ओवर थ्रू द युगांडन स्पेशल फोर्सेस। उसके भी 2 बंदे आए सरेंडर करने। वो 2 दिन तक सर रिवर नाइल में नेक बिलो उसके बैंक्स पे छुपे रहे विदाउट क्लोथ्स। सो व्हेन दे गॉट बैक, तो जैसे ट्रेंच फुट नहीं होता सर जी, तो उनकी पूरी स्किन वैसे हुई पड़ी थी, एंड वी वर सरप्राइज्ड क्योंकि दैट रिवर इज इन्फेस्टेड विद क्रोकोडाइल्स एंड ऑल। बट सर इतनी डिस्टर्बेंस, बॉम्बिंग एंड नॉइज, वो वाइब्रेशन से ऑब्वियसली आई एम श्योर द एनिमल्स वुड हैव गॉटन अवे। उनको लगा होगा कि क्रोकोडाइल से मरना ही आसान है। बोले इनसे पंगे ले लेंगे हम। एंड दे वर एक्चुअली सर व्हेन दे केम दे वर इन अ हरी, मतलब जब बात भी कर रहे थे ना गेट पे, दे केप्ट लुकिंग बैक कि हमें जल्दी से अंदर ले लो।
तो यूएन कंपाउंड में क्या होता है सर, देर इज़ अ सेपरेट एनक्लोजर, एक अलग से जगह होती है जहाँ पे सरेंडर्ड फौजियों को रखा जाता है और सिविलियंस का सेपरेट होता है। तो वहाँ पे ये हो गया कि जो दिनका के सरेंडर्ड ऑफिसर्स और सोल्जर्स थे, दे रिफ्यूज टू ईट फूड, क्योंकि वहाँ पे जो यूएन के कुक थे उनमें से नूअर ज़्यादा थे। सो दे सेड हम इनके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, इसमें जहर हो सकता है। तो देन दे सेड नाउ व्हाट, सो दे सेड कि जो इंडियन सोल्जर्स खा रहे हैं हमें इनका खाना दो, वी विल ईट देयर फूड। तो यूएन के सिविल स्टाफ ने मना कर दिया, कहता है नो नथिंग डूइंग, ऐसा कुछ नहीं है। एंड उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम पहले खाना खाएंगे सेम, फिर आप उसी बर्तन में से खाना डाल के खाओगे। उन्होंने आउटराइटली मना कर दिया, कहते नहीं, हम खाएंगे तो जो इंडियन सोल्जर्स खा रहे हैं उनके कुक हाउस में जो बन रहा है, वरना हम नहीं खाएंगे। एज अ रिजल्ट सर फिर इनके लिए हमारा ही कुक हाउस से खाना अलग से बन के आता था यूएन के राशन का, एंड देन दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड द फूड, तब खाते थे सर। How did the attack unfold? Sir, attack unfolded on 25th December in the morning at around Just 5 days after Okoba से आप yes लोगों sir, ने after 5 days in Okobo sir। तो हमें इनपुट मिल रहे थे सर, एंड इनफैक्ट मैंने अपने ये रहीमी कोर्समेट को बता दिया था कि यार ये सिचुएशन है, एंटी एयरक्राफ्ट गन वगैरह का फायर आ रहा है रेगुलरली, टैंक्स का भी फायर आ रहा है, एंड आई सेड नाउ दे आर ओपनिंग अप विद मोटर्स। तो आई सेड गेट अस सम हेल्प। आई सेड यहाँ पे तो वहाँ पे सर जापान का कंटिजेंट विड्रॉ कर गया। What kind of attack help were you आप expect कर रहे थे रहीमी से? सर वी वर एटलीस्ट रहीमी again आपका कोर्समेट था he was from Afghanistan Special Forces। या So he was attached with US Special Forces in Bagram Air Base। He went and contacted one of the Special Forces officer कि सर वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, हैव अ वर्ड। तो हमारी बात हुई, फिर मुझे जूबा से कॉल आया कि व्हाट इज इट, योर कंटिजेंट इज गिविंग मी अपडेट हियर, so then not an emergency here। Then I said I know that in case something lands up there will be no call that this is happening। तो उनके लिए अभी तक इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ ही नहीं था? नहीं सर, there was no सर, एयर एसेट्स ही नहीं थे, there were no air assets, there was nothing। हेप्टर्स तो मना कर दिया था फ्लाई करने के लिए, क्योंकि बोर या कहीं पे बोर एंड पेबोर करके एक जगह है, वहाँ पे इन्होंने एक हेप्टर को फायर किया था, दे गॉट डाउन द हेप्टर विद द आरपीजी। एक यूएस का ये जो था V-22 टोपलॉफ, जो वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाला होता है, जो ऑफ स्प्रे कहते हैं जिसको, हाँ, तो उसके थ्रू भी इन्होंने फायर किया। तो 45 यूएस मरीन्स हैड कम टू रेस्क्यू द अमेरिकन्स ओनली, उनमें से 3-4 को गोली लगी थी उस एयरक्राफ्ट के अंदर बैठे हुए। सो ऑल एयर ऑपरेशन वर सस्पेंडेड टिल फर्दर नोटिस। एंड सर रोज रात को, When was दिस वाज विद इन दीज 10 days बिटवीन 25th of December टू ये अराउंड 5th of January। एंड विद ग्रेट डिफिकल्टी ना सर परमिशन ली थी कि एक फ्लाइट आने दो, इट विल गेट द राशंस, एंड कुछ ट्रूप्स हैं दे हैव टू प्रोसीड। तब देयर वाज अ लल इन बैटल, एंड जिस दिन 16 तारीख को इट वाज डिसाइडेड दैट वी विल प्रोसीड द ये फॉर लीव वाया जुबा, आई वाज टू गो, क्योंकि मेरी वेडिंग थी 22 of February 2014। एंड ये पूरा मैसेकर एंड फाइट और ये सब तो वैसे ही अल जजीरा और टाइम्स नाउ में आ चुका था, तो थिंग्स वर ऑलरेडी टेंस एट होम। तो सर जब हम व्हीकल्स लेके एयरपोर्ट गए, वहाँ पे फायरिंग आ गई हम पे। तो मैंने देखा दूर से कि ये है ना मिट्टी ऐसे ऐसे करके क्यों उड़ रही है, डस्ट। एंड जो बैठा था ट्रक ड्राइवर, जो बस ड्राइवर था, उसने बोला एवरीबडी पुट योर हेड्स डाउन, सामान लेके अपने ऊपर रख लो। दैट इज़ व्हेन वी रियलाइज्ड कि वहाँ से फायर आ रहा है सर्टन एक डायरेक्शन से, वहाँ पे पूरे फाइल फॉर्मेशन में अलग से आ रहे थे सर, अलग से। एंड एज अ रिजल्ट तुरंत यू टर्न लिया, एंड आई सॉ द एयरक्राफ्ट लैंड होने से पहले ही ऐसे करके इट वेंट। एंड जब मैं जा रहा था तो मेरे घातक वाले बंदे बड़े वो थे कि सैड की साहब, अब इस दौरान सर मैं कहा यार घर वाले, मैं वो लड़ाई भी हार जाऊंगा, यहाँ पे तो चलो लड़ ही रहे हैं, मैं कहा आ जाऊंगा मैं। अब तो फिर भी लड़ाई का स्तर दिसंबर के मुकाबले बहुत कम हो गया है, अब तो 16-17 दिसंबर ये जनवरी आ गई, तो 25 जनवरी को 1 महीना हो जाएगा। तब तक मैंने कहा हमने असली लड़ाई और मेन जो फाइट थी वो तो हो गई।
बट आई वॉज रॉन्ग। तो 16-17 को दे टुक ओवर द एयरपोर्ट एंड मैं जब जैसे ही वापस आया, अब मन में बहुत मायूसी कि मुझे जाना था और ये हो गया, साथ ही साथ मेरे घातक के बंदे वहाँ भंगड़े डाल रहे हैं और तालियां मार रहे हैं कि साहब वेलकम बैक वेलकम बैक। तो इवेंचुअली सर आई लाफ्ड इट आउट एंड देन आई वेंट टू माई सीईओ। तो सीईओ ने खुद ही बोले यार तू तुरंत पहले अपने घर कॉल कर, बिकॉज सर टिकट्स वगैरह बुक की हुई थी, इट वॉज अ कॉस्टली अफेयर। एंड देन आई कॉल्ड अप एंड सीईओ ऑल्सो स्पोक होम, ही सेड सर देव टेकन ओवर द एयरपोर्ट, इट हैज जस्ट हैपेंड फ्यू आवर्स बैक, ये डेवलपमेंट है। सो देन माई फादर सेड कि आई होप यू ऑल आर सेफ, यू विल गेट बैक सेफ। सो सीईओ सेड सर कोशिश तो यही रहती है सर ऑब्वियसली। तो ही सेड सर अब आई एम वेरी सॉरी, वो बट ही इज टू स्टे ऑन विद द घातक एंड बी विद अस। तो देन सर इवेंचुअली फिर घर पे वो जो बुकिंग्स कराई थी, वेन्यूज़ बुक किए थे, कुछ पैसा रिफंड नहीं हुआ, तो 5-6 लाख तो वहीं के चले गए। देन मेरे इन लॉज की साइड से हैट्स ऑफ टू माई नाउ वाइफ देन fiance and my father-in-law, mother-in-law, my brother-in-law who stood by me, and they saw the news on Al Jazeera, they saw the Times Now news and they were more tense. बट सर देखो ना हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी कि दिस फैमिली न्यू कि ये अपनी डॉटर को किस फैमिली में भेज रहे हैं और what are the odds and what is the situation that we have to go through. और मैंने बातों बातों में अपनी वाइफ को बोला था, मैंने कहा व्हाट इफ आई डोंट मेक इट, वुड यू रीमैरी? तो शी स्टार्टेड लाफिंग, शी सेड हैव आई मैरिड इन द फर्स्ट प्लेस? तो आई सेड ओह सॉरी, मैंने कहा इतना टाइम हो गया। तो मैंने कहा आई नेवर एक्सपेक्टेड कि ये ज़्यादा लंबा कोर्टशिप होगा। तो बट आई टोल्ड हर दैट इफ़ यू कैन स्टिल चेंज योर माइंड, इफ़ यू वांट यू कैन मैरी समवेयर एल्स। बट वही है सर, सरदारनी थी, वो कहती नहीं भाई दिस इज माई फाइट, आई विल स्टे ऑन। एंड शी स्टक टू हर वर्ड एंड प्रॉमिस एंड आई ऑल्सो मेंटेन्ड माई वर्ड एंड प्रॉमिस एंड देन 2014 वी गॉट मैरिड सर ऑन 3rd of December। तो ये ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे कि 1 साल की जगह 2 साल एक्सटेंड हो गया था। तो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट सर। ये तो मेरी सिचुएशन थी, जवानों की और भी डिफ़िकल्ट थी सर। दैट जो आपके मलाकाल में जो अटैक हुआ था वो कैसे हुआ था? सर 25 of December फार डिस्टेंस में वो पोस्ट टूरोपी इस्टेब्लिश हो गई थी, पूरा व्यू था। सुबह 6:45 और 7 बजे के बीच सर हमें ना बहुत दूर से डस्ट उठती हुई दिखी, हेजीनेस होने लग गया। तो मैंने बाइनोकुलर्स से देखा, फिर मैंने अपने स्नाइपर के टेलीस्कोप से देखा, इट गेव मी अ क्लियरर पिक्चर। तो धीरे धीरे ना सर आई सॉ वो छोटे छोटे काले काले सर ना वो ब्राउन ग्रास से ऊपर आते जा रहे हैं, ऊपर आते, कमिंग क्लोज। तो आई सेड सर देयर, पहले तो मैंने इनिशियली बता दिया सर आई थिंक अ माइग्रेशन इज टेकिंग प्लेस, तो ये एनिमल्स विल्डर बीस्ट वगैरह क्रॉस कर रहे हैं, तो नॉट टू वरी। बट धीरे धीरे सर देखा वो और ज़्यादा बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। अब 5-6 हज़ार बंदा एक टाइम पे आ रहा है, 5-6,000 वी वर अराउंड 400 सर। एंड वो सर धूल ना इट्स बिकेम मोर एंड मोर एंड मोर। जब ध्यान से देखा दैट इज टाइम आई इमीडिएटली सेड सर आई थिंक देयर इज़ अ इन्वेजन, देयर इज़ अ अटैक, देयर आर, आई डू नॉट नो, दे आर इन हंड्रेड्स। आपके पास उस समय रेफ्यूजीज थे? हाँ सर। कितने? अराउंड 8-10 हज़ार होंगे सर। तो 8-10 हज़ार? हाँ, सिटी में भी इन्होंने सर, इट वाज अ मैसेकर। तो ये 8-10 हज़ार जो रेफ्यूजीज हैं उसके लिए आए थे लोग? हाँ, दे मेनली केम टू बेसिकली टेक ओवर द होल सिटी सर, मलाकाल एंड द ऑयल एसेट्स। फिर मेन लड़ाई तो ऑयल एसेट्स की थी सर, तभी गवर्नमेंट आके बैठती टेबल पे बात करने के लिए, तो वो मेन उनका था प्रायोरिटी। एंड इवेंचुअली सर पहले हमने देखा ये भेड़े आपस में, नॉट इवन वंस वी हैड अ माइंडसेट कि ये हमारी तरफ दे विल टर्न अगेंस्ट अस। मतलब वो आपस में फाइट कर रहे थे? हाँ, SPLA एंड रिबेल फोर्सेस आर फाइटिंग विद ईच अदर, दिन का नूअर। एंड सडनली वी रियलाइज कि वॉर लूज करते जा रहे हैं एंड इनका इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज एंड दिन का सोल्जर्स और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एंड लिटरली सिचुएशन एट द गेट्स वर अनकंट्रोलेबल, और बता दिया था रेडियो पे कि भाई वी आर ओपनिंग द गेट, थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल। यस, सोल्जर्स को हमने अलग से रखा हुआ है
we will deposit their weapons and then get them inside. And there was a flood of these refugees suddenly coming in. एंड सर एक टाइम था जहाँ पे मेरे गेट पे 250 लोग इकट्ठे थे और 1% ऑफ सिविल स्टाफ लेना ज़रूरी है जॉब पे। तो ये नूअर थे गेट पे, उन्होंने बंद करके रखा था अल्फ़ा गेट। मैं अपनी पोस्ट से उतरा, मैंने वहाँ पे सूबे साहब थे दैट टाइम में हवलदार, तो मैंने कहा कि आप यहाँ पे देखना, मैं आ रहा हूँ। आई वेंट एंड वहाँ पे आई सॉ, मैंने पूछा मैंने क्या चल रहा है, तो वहाँ पे मेरे एक बंदे ने कहा कि साहब बाहर ये औरतें बच्चे और बुज़ुर्ग सब हैं 250 के आसपास, कहते साहब ये सारे मारे जाएंगे। आपने जैसे रेडियो किया नहीं कि 10-15 मिनट में आने वाले हैं, कहते साहब ये सारे मारे जाएंगे, ये गेट नहीं खोल रहे। देन सर आई वेंट टू द मेन गार्ड, मैंने कहा हु आर यू, तो उसने सर अपना नाम बताया। मैं कि यूर नूअर, कहते यस। आई सेड यू विल ब्लडी वेल ओपन द गेट, कहते आई विल नॉट बिकॉज आई डू नॉट हैव ऑर्डर्स। सर फिर मैंने अपनी गन कॉक कर ली एंड आई पॉइंटेड इट एट हिज फेस। आई सेड दीज आर योर ऑर्डर्स, नाउ ओपन द गेट। He said anybody entering the gate with a weapon and opens fire, he said I will take your name. I said you take a photograph of me right now, make a video of me ordering you to open the gate, do it, I will take responsibility. And sir, then I literally pushed him aside. I said इसे लेके जाओ. So they took him in the office, they didn't let him out, and then I opened the gates. उसके अलावा और कोई नहीं था क्या वहाँ पे? 3-4 और थे, बट वो भी नूअर थे, वो नूअर थे दिनका थे? दे वर मिक्स ऑफ नूअर एंड दिनका बोथ, बट ये सीनियर मोस्ट ये था नूअर का। एंड आई टोल्ड देम, आई सेड यू विल नॉट डिनाई एनी रेफ्यूजी एंट्री इवन इफ दे आर कमिंग विद वेपन, आई एम द वन हु इज देयर, दिस इज माई जॉब नॉट योर जॉब। एंड सर गेट खोला, एंड जैसे ही गेट खोला और वो आने लगे, वो लिटरली सर जैसे बूढ़ी औरतें होती हैं ना, वो देवर हगिंग मी, कोई रो रही थी, बच्चे चिल्ला रहे थे, घबराए हुए थे, लेडीज़ वर क्राइंग, बुज़ुर्ग बेचारे हेल्पलेस थे सर, उनकी शक्लों पे पता चल रहा था। फिर मैंने उन्हें चिल्ला के बोला कि यहाँ पे लेट जाओ, जस्ट लाई डाउन, अपना सामान यहाँ पे डंप कर दो। और मैंने अपने बंदों को बोला यार इनकी बंदों की तो चेकिंग करो, लेडीज़ को यहाँ रहने दो। एंड देन सर BMP वॉज देयर फेसिंग द बैरल टुवर्ड्स द मेन गेट। आई टोल्ड देम, मैं कह यार इनमें से कुछ भी हरकत होती है, मैं कहा उसी का ही हिट लेना जो थ्रेट है, मैं कहा ऐसे ब्लाइंड फायर मत खोलना, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। कहते साहब आप फिक्र मत करो, ये यहीं पे लेटे रहेंगे, हिलने नहीं देंगे, आप जाओ। देन सर वाइल आई वॉज गोइंग टू माई पोस्ट, देयर वॉज अ बराज ऑफ फायर सर, हज़ारों गोलियाँ एक टाइम पे चल पड़ी। एंड सर आई डू नॉट नो इट वॉज द हैंड ऑफ गॉड और अ मिरेकल कि मेरे आसपास कंटेनर में गोलियां हर जगह लग रही थी, वो टक टक करके आवाज़ें आ रही थी गोलियों की कंटेनर्स पे, पर मैं नहीं जानता सर मैं कैसे आई केम आउट अनटच्ड, आई डू नॉट नो, इट वॉज अ मिरेकल सर। और मैं आया, भागा, आई क्लाइम्ड अप द कंटेनर्स, एंड जब मैं आया तो लिटरली हवलदार जितेंद्र था, उसने मेरा लिटरली कॉलर पकड़ के ऐसे खींचा जैसे कोई बैग या कोई बोरा हो ना, लिटरली जस्ट दी फ्लंग मी इनसाइड। एंड आई न्यू कि ये क्यों कर रहा है। एंड ही फर्स्ट टोल्ड मी साहब खुद को चेक करो कुछ लगा तो नहीं। तो आई लिटरली चेकिंग कि मैं ठीक तो हूँ। मैं कहा हाँ। कहते साहब जल्दी से वो LMG मैं मैन कर रहा हूँ, आप उस साइड देखो। कहते और कहते कि अभी ऑटोमेटिक हथियार ही देखो, आप LMG पकड़ो, आप भी असॉल्ट राइफल अभी मत यूज़ करना। मैं क्यों? कहते इसका कोई काम ही नहीं है, अभी तो मशीन गन वाला हालत है, बंदे बहुत है। एंड देन सर हमने हथियार लगाए एंड इट वॉज वेरी इंटेंस सर, बहुत इंटेंस था, मैं बयान नहीं कर सकता। प्रॉबेबली जॉन वुड पुट इट इन अ बेटर मैनर जब ये मूवी बनाएंगे। दे फिजिकली उसके बाद दे ट्राई टू ब्रेक इन करने की कोशिश की उन्होंने? सर नहीं, बट एक वीडियो है जिसपे वो बंदे जंप कर रहे हैं और 10 मीटर से दे आर ट्राइंग टू शूट देम, पर वो मिस हो जाता है एम। स्नाइपर वाला भी इंसिडेंट था? स्नाइपर वाला सर ये था कि ये जब भीड़ आ रही थी ना सर, तो ये झुंड में थे, हर एक झुंड के पास अलग अलग कलर का झंडा था और इनमें से सबका एक एक लीडर था, अलग अलग गांव वालों का, कबीलों का। तो दैट इज अ टाइम व्हेन आई सॉ, हवलदार जितेंद्र ऑल्सो सॉ
ही सेड साहब इनके बीचों बीच वाले को अगर हटाओगे ना स्नाइपर फायर से, कहते तो ये तिथर बिथर होंगे, वरना एक हाथ से तो कहते ऐसे तो बहुत गिरे पड़े हैं। एंड लिटरली बॉडीज वर लिटरली ऑन द फील्ड्स, वी कुड सी। सो आई सेड चलो देखते हैं। देन सर वी स्टार्टेड टेकिंग हेडशॉट्स, हालांकि बिलो द वेस्ट होता है, बट यहाँ पे वी नेवर हैड दैट चांस, लग्जरी नहीं थी हमारे पास। तो सर हमने एक ग्रुप में एक सेंट्रल बंदे का हेडशॉट लिया, एंड द वे उसने झंडा भी फेंका और सारे लेट गए ज़मीन पे, गायब हो गए। बिकॉज घास दूर दूर तो फिर भी 4-5 फुट था, सब गायब हो गए घास में। कहते साहब आपका हिट कंफर्म है, बंदा एकदम पत्थर की तरह गिरा है नीचे। एंड आफ्टर दैट इन दैट एरिया बाद में मतलब आप So you were firing the sniper? हाँ सर, एंड और भी थे सर। सर फायर तो हर जगह से आ रहा था, बट दैट सर्टन शॉट दैट आई टुक एंड द टाइमिंग विद विच हवलदार जितेंद्र ने कंफर्म किया ना साहब, वो पत्थर की तरह वो एकदम नीचे गया है। तो दैट वाज कंफर्म्ड कि हाँ समथिंग दैट इज हैपेंड। तो ये था सर। फिर कैंप के अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो गई विद टाइम, Between the refugees? रेफ्यूजीज दिनका एंड नूअर ऐसी जगह थे लेवल 2 हॉस्पिटल के वहीं पे, तो जिसको भी जाना होता तो उनको क्रॉस करके ही जाना पड़ता था। तो वो जो पाथ है ना सर, वहाँ पे इतनी मौतें हुई हैं, इतने मर्डर्स हुए हैं, इतने रेप्स हुए थे, मतलब कि जो टॉयलेट्स थे ना सर उसमें, आई मीन नेक्स्ट डे आई हैड 2-3 गर्ल्स कम क्राइंग टू मी कि दे सेड कि 17 to 20 boys raped me last night. I said how? She said हम 2 कंपार्टमेंट लेडीज़ के होते थे, 2 कंपार्टमेंट बॉयज़ के होते थे। अब सर रात को दे यूज टू स्नीक इनटू ईच अदर्स कैंप्स, एंड रात को ये मर्डर्स कर देते थे, मारकाट करके आ जाते थे, स्टैबिंग करके आ जाते थे रेफ्यूजी कैंप के अंदर। अब सर आप बताओ 16-17 हज़ार, या तो 15-16-100 होते तो फिर भी ठीक है, ये तो हज़ारों में थे। 400 आदमी जिसको पूरा गैरिसन को प्रोटेक्ट करना है। एंड वहाँ पे हमारे पास नेपबैट भी थी, बांग्लादेश पुलिस भी थी, बट दे वर वेरी स्मॉल सर, बहुत छोटे साइज में, लाइक 2-2 प्लेटून की थी, 60-70 बंदे थे इनके। सो हाउ डिड ये सब एंड कैसे हुआ फिर? सर एंड ऐसे हुआ कि जो लेवल ऑफ फोर्स ये लेके आए थे, हथियार, गाड़ी, वेपन्स, अब सर डे बाय डे जब इनकाउंटर्स होते गए इनकी स्ट्रेंथ कम होती गई, इनके राशंस नहीं आ रहे थे, डिप्लीट होते गए। एज अ रिजल्ट जो मोमेंटम ऑफ फाइट था वो डाई डाउन होता गया एंड दे रिट्रीटेड फ्रॉम नासिर। बट जो ये डेवस्टेशन छोड़ के गए सर, जो सिटी को इन्होंने बर्बाद किया, तहस महस कर दिया सर। एक मलाकाल टीचिंग हॉस्पिटल है, उस पर सर कटी हुई गर्दनें थी रिसेप्शन टेबल पे, पेशेंट्स के सिर्फ धड़ थे बेड के ऊपर। चर्चेज में ये हाल था, मस्जिद में गए उधर भी ये हाल था। एंड स्टेडियम बिकेम अ ग्रेवयार्ड सर, बिकॉज देयर वाज नो अदर प्लेस जहाँ पे हम इन सबको बरी करते। जानवर बॉडीज खा रहे थे सर, मतलब हमने कोई ऐसा बॉडी पार्ट मतलब बचा ही नहीं होगा जो हमने ना देखा हो ओपन ह्यूमन बॉडीज का। एंड कई जगह तो सर हमने ये भी देखा कि फायर फाइट चल रही है और एक 60-70 साल का बूढ़ा बीच में से जा रहा है। ये था कि बोथ द पार्टीज रिस्पेक्टेड द एल्डर्स, उन्होंने एक हद तक जो डे टाइम में लड़ाई होती थी वो ये था। ये बहुत तेज थे सर। चाइल्ड सोल्जर्स की रात को ड्यूटी लगाते थे, शाम को 5 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक बच्चों की, और ड्यूरिंग डे टाइम बच्चों को ये सुलवा देते थे कि भाई तुम रेस्ट करो, तुम एडम सपोर्ट संभालना। एंड जो मेच्योर और एल्डरली होते थे 25 ईयर्स एंड अबव, दे यूज टू फाइट ड्यूरिंग डे। और जैसे सिटी है मालाकाल की 10 किलोमीटर उसकी अगर लेंथ है, तो एक से दूसरी साइड ओके रिपोर्ट देने के लिए एक ट्रेसर राउंड यहाँ से फायर करता था, फिर दूसरा उसके जवाब के लिए ऑल ओके रिपोर्ट के लिए ट्रेसर राउंड दूसरी साइड से फायर करता था। तो हर एक घंटे वो सिट्रप में तो पास होता रहता था एवरीथिंग, हम नाइट विजन भी यूज़ कर रहे थे, थर्मल भी था,
तो उसमें बताते थे कि साहब अब इन्होंने ओके रिपोर्ट दी है, यहाँ से फायर किया, एक वहाँ से फायर किया। ऐसे था हाल था सर। आई मीन सर, एयर स्ट्रिप है, एयर स्ट्रिप के पास कम से कम 150 से 200 बॉडीज वर मैसेकर्ड। ये जेनोसाइड हुआ था वहाँ पे। आई मीन इट वॉज बैड सर, इट वॉज नॉट अ गुड साइट, इट वॉज मेंटली, ये सीन्स कभी दिमाग को छोड़ के नहीं जाएंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली चाइल्ड सोल्जर्स भी इन्वॉल्व थे कॉन्फ्लिक्ट में, तो इट इज़ लाइक सर्वाइवल सर। अगर हम नहीं मारते तो हम मारे जाते। तो अनप्लेजेंट मेमोरीज विल गो विद अस, बट And will stay with us. सर वो ये दैट वी सेव्ड सो मेनी लाइव्स, वी डिड अ गुड डीड ऑल्सो। बट आई थिंक सर वन शुड नॉट विश फॉर वॉर और एक्शन। आई मीन अगर आप मेरे करियर को देखें सर, एंड माई लाइफ स्पैन इन द आर्मी, I think it was an overdose of action which was later on unpleasant. Unpleasant तब बनता है जब ऑपरेशन के बाद बंदा सोचता है यार अगर ये हो जाता तो क्या होता। तो ये इतना वो मेरा वो वाला मोड है सर कि ऑपरेशंस के बाद मेरी कहते हैं ना कि हालत पतली हो जाती है कि यार ये क्या अगर आप फील करते हैं PTSD? I do sir, I do. I am a very poor sleeper. And I used to drink quite a bit, but it did not help. In fact, drinking के साथ my memories used to come back even more strong. As a result, sir, I just left मतलब drinking totally, sir. And but we are in touch. I am in touch with my soldiers. There were few soldiers who were medically graded down in their service. They needed the help, psychological help, which I did help. So it is a part of the profession, sir. It is a part of our life. जैसे कहते हैं ना सर, occupational hazard. So it is a occupational hazard, and I don't feel. I mean, probably 8 Rajrif was destined to be a part of this war on a foreign soil, and I'm sure, sir, कि yes, I wouldn't deny कि PTSD से नहीं suffer करते. Yes, those unpleasant memories are there, but it is from these that you become more mentally strong and you learn from this. You become more mature. So, but yes, there is always एक उम्मीद रहती है कि इससे बुरा तो क्या ही होगा और इससे बुरा होने भी नहीं देना है। मैं एक स्मॉल इंसिडेंट बताता हूँ सर। हम ये वॉर मोड में इतना आ गए थे सर कि हम अपने क्वार्टर्स में बैठे थे, एंड हमें ना हर 1-2 मिनट में जब हवा तेज़ हो जाती थी ना सर, हमें ऐसे लगा फार डिस्टेंस में ना एंटी एयरक्राफ्ट फायर खुल गया है। ऐसे आवाज़ आती थी टक 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 टक। एंड सीनियर ऑफिसर ऑफ माइन, नाउ अगेन सर्विंग इन द यूनिट, सर हमने अपनी BPJ पहन ली, हेलमेट लगा लिया, वी टुक आवर वेपन्स, कॉक्ड देम। जैसे दरवाज़ा एकदम हम खोलते थे ना निकलने के लिए, it used to be like we've entered another world altogether. People are moving with their normal activity. कहीं पे कोई गोली की आवाज़ नहीं आ रही। एंड आई एम लुकिंग एट सर, मैं कहा सर ये आपने सुना था ना फार डिस्टेंस में गोली चल रही है। कहते हैं हाँ यार वो तो बिल्कुल एंटी एयरक्राफ्ट जैसे फायर होता है वही था। मैं कहा सर समझ नहीं आ रहा। हम वापस आए, अपने अपना सामान वगैरह वापस रखा, बैठे, उसके 15 मिनट बाद दोबारा यही चीज़, अगेन वी डिड द सेम थिंग एंड केम आउट। अब मैं डर गया, मैं कहा यार या तो आवर माइंड इज प्लेइंग विद अस और देयर इज समथिंग रॉन्ग। दैट सीनियर ऑफिसर वाज आल्सो लाइक यार समर एक बंदे के साथ हो सकता है या तो हम तो दो अलग बंदे हैं यार, और दोनों को सेम, हाउ कैन इट हैपन। फिर सर हम जैसे ही बाहर गए ना, हमने दरवाज़ा बंद किया। अब मैंने कहा सर थोड़ी देर बैठो यार, थोड़ा यकीन करने दो कि या तो हमारा मन कुछ हेलुसिनेट कर रहा है, कुछ है। जैसे ही हवा थोड़ी तेज़ चली ना सर, तो वहाँ पे एक तार लगी हुई थी खिड़की के पास, लोहे की, जो अर्थिंग वाली होती है, वो हिट कर रही थी खिड़की के ऐसे टक 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 टक। तो आप सोचो कि दैट लेवल ऑफ अलर्टनेस कितनी हो गई थी, और हम हर एक चीज़ को कैसे रिलेट करने लग गए थे।
अगर कोई वहाँ पे बच्चा प्लास्टिक का पॉलिथीन ऐसे फुला के ऐसे करता था ना सर, एंड हमें लगता था कि अभी किसी ने कुछ ग्रेनेड फेंका या तो वी यूज्ड टू एकदम खड़े हो जाते थे। एंड सर एक बहुत ही पिक्यूलियर चीज़ थी कि पानी की लड़ाई। पहले दिन इन्फ्लक्स आया रेफ्यूजीज का, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं बोला। दूसरा दिन कोई कुछ नहीं बोला। तीसरे दिन सर जो पानी के लिए हाथापाई शुरू हुई, जो लोगों ने चाकू निकाल लिए, जो डिसऑर्डर और केओस इतना फैला, और हमने पूछा हो क्या रहा है, कहते पानी के लिए लड़ाई चल रही है, पानी नहीं है। देन सर वी लेफ्ट एवरीथिंग एंड आवर फोकस वाज BMPs निकालो, वाटर टैंकर्स लो एंड गो फिल द वाटर। पानी लेके आए एंड पानी की जैसी टेस्टिंग हुई, कहते अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। वी आस्क्ड व्हाई, कहते लॉट ऑफ ह्यूमन फीसेस एंड ह्यूमन रिमेन्स एंड ब्लड सैंपल फाउंड इन वाटर कैन नॉट बी कंज्यूम्ड। इवेंचुअली फिर किसी और डायरेक्शन से और थ्रेट बढ़ जाता है ना सर, जितना कैंप से दूर जाओगे, फिर वो अलग डायरेक्शन से गए, क्योंकि ये बॉडी, ये जेनोसाइड करके बॉडीज को डंप कर रहे थे रिवर में। मतलब 10 दिन बाद तो बॉडीज फूल गई थी, दे वर फ्लोटिंग ऑन द वाटर। मवेशी और जो मालिबू बर्ड्स वगैरह हैं, दे वर ईटिंग देम, डॉग्स वर स्कैवेंजिंग, वाइल्ड एनिमल्स वर स्कैवेंजिंग, हाइनास और ये सब, फॉक्स, वुल्व्स, एवरीथिंग। वो तो ओपन, वो तो वाइल्ड लाइफ है पूरी। मतलब एक पे तो मैंने देखा कि लिटरली कि वल्चर बैठी हुई है, वो जो फोटो मैंने आपके साथ शेयर की, दैट रियली हिट माय माइंड सर। एक आई थिंक वन फोटोग्राफर आल्सो वन दैट Pulitzer Prize. Yeah, Pulitzer Prize. And then he later on, it was very depressing for him as a civilian that he committed suicide because of depression. But ये हमने almost daily basis पे देखा है, daily basis पे। and ये सब होने के बाद भी 6-7 साल बाद मेरे बंदे आए जो अकोबो के टाइम शिकार हुए थे, एंड दे सेड कि साहब सपने बहुत ख़राब आने लग गए हैं, और ज़्यादा आने लग गए हैं। कहते साहब शायद मैं हथियार को नहीं संभाल पाऊँ। कहते साहब हमें मदद चाहिए। सो आई सेड देयर इज़ नो शेम, आई सेड इट्स ओके, आई विल हेल्प यू। एंड देन आई वेंट, आई स्पोक टू दिस यू, मैं कहा सर दे हैव इश्यूज, प्रॉब्लम है, दे हैव सीन मोर देन व्हाट दे कुड एंड्योर। और ये तो सर सोल्जर्स हैं, गाँव से हैं सर, वेरी सिंपल पीपल, दो मेंटली स्ट्रांग, बट कई होते हैं जो नहीं झेल पाते। वी एज ऑफिसर्स वी हैव टू इंड्योर, वी हैव टू टॉलरेट, वी हैव टू टेक इट, है ना, विद द पिंच ऑफ सॉल्ट या जो भी कहो सर, बट दैट इज व्हाट वी आर मेड ऑफ, दैट इज व्हाट वी आर। आई थिंक समर, इट्स बीन वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आपके एक्सपीरियंसेस वाकई में बहुत ही यूनिक है, एंड आई रियली एंजॉयड, एंड आई एम श्योर आवर व्यूअर्स आर गोइंग टू एंजॉय एज वेल। बस सर आज थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ मैं ज़्यादा। बनता है, आज एक ड्रिंक भी बनता है। हाँ सर, यस, आई थिंक आई नीड टू हैव वन। तो थैंक यू सो मच। मैं हमारे सारे व्यूअर्स की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दैट यू टुक आउट टाइम टू इंटरेक्ट विद अस, एंड आई रियली एंजॉयड, एंड आई एम श्योर वी गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट। Thank you, sir. And sir, it's all courtesy to 8 Rajrif ancestors and officers, soldiers, everyone that 8 राजपूताना राइफल्स को याद रखिएगा जब भी कभी जंग, मॉडर्न ज़माने की जंग की बात आती है। आई थिंक कि एटलीस्ट 8 राजरिफ के नाम इतिहास के पन्ने में दर्ज होने चाहिए रिगार्डिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट दैट आई एम श्योर officers and we as soldiers and troops faced. And ये तो सर मेरे पर्सपेक्टिव से है। आप सोचिए जी कि अकोबो वाले जो थे टीम, what they would have gone through sir, it was beyond imagination. Oh, I mean there's been a lot of sacrifices made sir, and they need to be appreciated, reciprocated and acknowledged. एंड वही मेरी पहल है सर कि द 8th बटालियन राजपूताना राइफल्स कि ये मैंने एक स्टोरी ऑफ वैलर एंड बैटल ऑफ मॉडर्न टाइम्स बता रहा हूँ ऑन अ फॉरेन सॉइल, एंड आई जस्ट प्रे फॉर द मार्टियर्स दैट वी हैव लॉस्ट इन द वॉर,
एंड मे देयर सोल्स रेस्ट इन पीस। एंड मैं जो यूथ देख रहे हैं, ये मेरा एक ही मैसेज है कि एक एक कतरे को अगर वापस हिसाब चुकाना है तो आप पूरा जी जान और मेहनत करके आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करिए और आप अपने आप को प्रूव कीजिए। एंड वी हैव टू टेक आवर नेशन टू अ स्टेटस ऑफ अ वर्ल्ड पावर, और वो तभी होगा जब हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। बिना कुर्बानी देने के मतलब बिना कुर्बानी के कुछ हासिल नहीं होएगा। अगर वर्ल्ड पावर बनना चाहते हो तो पहले अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाइए, अपनी मिलिट्री माइट को तैयार कीजिए, उसके बाद ही आगे की सोच सकते। जय हिंद। थैंक यू सर। Jai Hind. Thank you so much, Samar. Wish you all the best. थैंक यू सर। No 2 days are the same when you join Indian Army. Fearless, selfless, limitless.